हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना नया चैप्टर ट्रायंगल देख रहे थे, जहां पे हमारा लास्ट लेक्चर अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर था। क्यों इंपॉर्टेंट था सर? क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में? तो लास्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने अपने थेल्स थ्योरम का कन्वर्स सीखा और उसके बाद हम सवालों पे आ गए थे सर। और हमने अपने थेल्स थ्योरम पे बेस्ड सवालों के अंदर सबसे पहली वैरायटी को देख लिया था और हमने ये जाना था कि ये सबसे पहली वैरायटी हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वैरायटी से हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के भी सवाल पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लास्ट लेक्चर में आपके साथ जितनी चीजें मैंने डिस्कस की उन सारी चीजों का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद कर सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। अब ये तो पूरी कहानी सर लास्ट लेक्चर की हो गई। इस लेक्चर में क्या करेंगे? तो इस लेक्चर के अंदर अपने इसी थेल्स थ्योरम पे बेस्ड कुछ रिमेनिंग सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, जिसके बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे बेस्ड सवालों पे आ जाएंगे सर। तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर को इस शानदार सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं सर। सवाल कह रहा है इन द गिवन फिगर, जैसा कि मुझे दिख रहा है सर कि सवाल के लिए एक फिगर बनाया गया है। फिगर में क्या कहा जा रहा है सर? तो इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल BC एंड PR पैरेलल CD प्रूव द फॉलोइंग। अब देखो सवाल को पढ़ के क्या क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल को पढ़ के सबसे पहली चीज मुझे यह दिख रही है सर कि यह हमारे थेल्स थ्योरम पे बेस्ड सवालों के अंदर प्रूव दैट वाली वैरायटी है। और प्रूव दैट वाली वैरायटी को कैसे टैकल करना होता है ज्योमेट्री में, कैसे हैंडल करना होता है ज्योमेट्री में, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, यह मुझे बहुत अच्छे से पता है सर। मुझे पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम अपने फिगर को ड्रॉ करते हैं, अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, उसके नीचे हम गिवन की बात करते हैं, उसके नीचे हम टू प्रूफ की बात करते हैं, उसके नीचे हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, उसके नीचे हम थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज की बात करते हैं और फाइनली उसके नीचे प्रूफ की बात कर देते हैं सर। तो चूंकि यह भी एक प्रूफ दैट का सवाल है, यहां पे भी हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और इस सवाल से आगे जितने सवाल आएंगे सर, उन सारे सवालों में आपको प्रूफ दैट का ही फंडा दिखेगा, प्रूफ दैट वाली ही वैरायटी दिखेगी सर। क्लियर है? अब देखो दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है। तो यहां पे सवाल को पढ़ने के बाद आपको यह भी दिख रहा होगा कि सवाल ने आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड की है। तो सवाल ने मुझे मेनली 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है सर। मुझे दिख रहा है कि यह हमारी पहली इंफॉर्मेशन है और यह हमारे सवाल की सेकंड इंफॉर्मेशन है सर। और इस इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर? तो इस इंफॉर्मेशन को देखकर मुझे पता लग रहा है कि यहां पे पैरेलल लाइन के सेट्स के बारे में हमें बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि आपके फिगर के अंदर PQ और BC आपस में पैरेलल है सर। तो ये रहा हमारा फिगर, ये रहा PQ, ये रहा BC। तो क्या कहा जा रहा है पहले इंफॉर्मेशन में? पहले इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है सर कि PQ और BC आपस में पैरेलल है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब इसी तरीके से सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर? तो सेकंड इंफॉर्मेशन के अंदर एक और पैरेलल लाइन के सेट के बारे में बात हो रही है। सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है सर कि आपके इसी फिगर के अंदर PR और CD भी आपस में पैरेलल हैं सर। तो ये रहा PR, ये रहा CD। क्या कहा जा रहा है? इसी फिगर के अंदर ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हमने अपने डायग्राम में यहां पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दे पे आते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना सर। कुल मिला के टाइटल क्या हमारा सर? टाइटल है क्वेश्चन बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम। अब आपको बहुत अच्छे से एज स्टूडेंट पता है सर ये कि इस टाइटल के अंडर हम जितने भी सवाल करेंगे, हर सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि लिखा ही है क्वेश्चन बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम, यानी सवाल को सॉल्व करने के लिए थेल्स थ्योरम की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन एग्जाम में सवाल सर टाइटल के साथ नहीं दिया जाता। एग्जाम में सिंपली हमें सवाल दे दिया जाता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि यह टाइटल लिखा नहीं होता, सिंपली यह सवाल लिखा होता,
तो क्या सिंपली सवाल को देखकर, सवाल को पढ़ के आप जज कर पा रहे हो क्या कि यहां पे थेल्स थ्योरम लगाना है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर आपने जो कंसेप्ट सिखाया है उस कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल हम यहां पे जज कर पा रहे हैं कि मुझे यहां पे थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। अब पूछोगे सर कैसे जज कर पा रहे हैं? तो ध्यान से सुनना। तो मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखाया था उस कंसेप्ट के हिसाब से यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि पैरेलल लाइनों पे चर्चा हो रही है। अपने फिगर के अंदर मुझे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सर, बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। और इसके अलावा सवाल की जो लैंग्वेज है सर, सवाल के लैंग्वेज के अंदर साइड्स के रेशियो पे बात चल रही है। तो इन 3 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैं कह सकता हूं कि यहां पे अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। यह फंडा समझ में आना चाहिए सर। अब देखो, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है सर कि चलो ये तो समझ में आ गया कि थेल्स थ्योरम लगाना है। कितने पैरेलल लाइन के सेट हैं सर? तो 2 पैरेलल लाइन के सेट है। तो इससे एक हिंट मिलता है सर कि नॉर्मली एक पैरेलल लाइन के सेट के लिए एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, तो एक बार थेल्स थ्योरम लगाते हैं। अब चूंकि 2 पैरेलल लाइन के सेट है यानी कि फिगर में जरूर 2 ट्रायंगल छिपे होने चाहिए और मुझे 2 बार थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसी बात को यहां पे हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं सर। अब देखो, आपको अपने फिगर में बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे होंगे। आपको ये 2 छोटू ट्रायंगल्स भी दिख रहे हैं और ये 2 बड़े ट्रायंगल्स भी दिख रहे हैं। अब मुद्दा यह है सर कि ये तो मुझे समझ में आ गया है कि 2 पैरेलल लाइन का सेट है, तो 2 ट्रायंगल मुझे कंसीडर करना है, लेकिन दिख रहे हैं 4 ट्रायंगल। तो कौन से 2 कंसीडर करेंगे? तो देखो, कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है ना, उसके पीछे का आपका क्या रीजनिंग होना चाहिए वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो हमेशा आप उस ट्रायंगल को सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे जिस ट्रायंगल के अंदर आपको पैरेलल लाइन की कहानी मिले। यानी कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहां पे पैरेलल लाइन है, तो क्या इसको सेलेक्ट करने से कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आपको हमेशा वो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है जिस ट्रायंगल के अंदर आपको पैरेलल लाइन की कहानी मिले। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ अंदर पैरेलल लाइन की कहानी मिलने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ साथ एक और चीज को ध्यान में रखना है। और वो चीज यह है सर कि आपका जो पैरेलल लाइन का सेट है, उस पैरेलल लाइन के सेट में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का एक साइड होना चाहिए सर। तो ये जो 2 पॉइंट बताया, इसको याद रखना कि कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, कैसे डिसाइड करोगे। तो पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि आपका वो पैरेलल लाइन का सेट ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए, और साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि उस पैरेलल लाइन के सेट में से जो एक पैरेलल लाइन हो सर, वो आपका ट्रायंगल का एक साइड होना चाहिए। तो ये 2 बातों को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा अपने ट्रायंगल को सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे। अब अगर मैं आपको कहूं सर कि इन 2 बातों का ध्यान रखते हुए आप मेरे फिगर में ट्रायंगल को सेलेक्ट करके दिखाओ, तो क्या आप सेलेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो सर ये छोटू ट्रायंगल रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि दिख रहा है कि इस छोटू ट्रायंगल के अंदर मुझे कभी भी कहीं पे भी पैरेलल लाइन की कहानी नहीं दिख रही। मुझे दिख रहा है सर कि छोटे ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन की कहानी नहीं चल रही। पैरेलल लाइन की कहानी जो भी चल रही है वो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर चल रही है सर। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइन में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का साइड बनना चाहिए। अब देखो, अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए अगर मैं अपने इस बड़े वाले ट्रायंगल को और इस वाले बड़े ट्रायंगल को सिलेक्ट करूं, तो क्या मेरा काम हो रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है सर, क्योंकि यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये जो पैरेलल लाइन का सेट है ये मेरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। अगेन ये भी जो मेरा पैरेलल लाइन का सेट है सर, ये भी मेरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या होती है सर? दूसरी कंडीशन में आपको यह भी ध्यान रखना है कि उन पैरेलल लाइन में से एक पैरेलल लाइन आपके ट्रायंगल का साइड बनना चाहिए। तो यह वाली बात मुझे यहां पे भी वेरीफाई होती हुई दिख रही है और यहां पे भी वेरीफाई होती हुई दिख रही है, क्योंकि सर इस पैरेलल लाइन के सेट में से जो एक पैरेलल लाइन है ये मेरे ट्रायंगल ABC का एक साइड है। उसी तरीके से इस पैरेलल लाइन के सेट में से मेरा ये जो पैरेलल लाइन CD है सर, ये मेरे ऑरेंज वाले ट्रायंगल का एक साइड है। तो जो दोनों बातें बताई वो दोनों बातें यहां पे हमें दिख रही है सर। तो अब मैं श्योर हूं कि मैंने जो अपना ट्रायंगल सेलेक्ट किया है वो ट्रायंगल का सिलेक्शन बिल्कुल 100% सही है। क्लियर हो गया? अब मुझे दोनों ट्रायंगल में बहुत अच्छे से दिख रहा है कि मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूं, क्योंकि
दोनों ही रेड वाले और ऑरेंज वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाई गई है सच दैट वो मेरे ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं यहां पे तुरंत कह सकता हूं कि ये वाली जो लाइन है ये मेरे ट्रायंगल के इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दी गई सर, यानी कि मुझे प्रॉपरली यहां पे थेल्स थ्योरम लगता हुआ दिख रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, थेल्स थ्योरम लगता हुआ दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाना है, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। लेकिन पॉइंट यह है सर कि थेल्स थ्योरम के हम 6 रिजल्ट जानते हैं। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि उन 6 में से कौन से रिजल्ट का इस्तेमाल करना है? सवाल समझ में आया? मैं आपको कहना चाह रहा हूं सर कि आपको यह क्लियर हो गया है कि थेल्स थ्योरम कितनी बार लगाना है, कहां कहां लगाना है, और आपको यह भी क्लियर है कि सॉल्व करने के लिए थेल्स थ्योरम लगाना है। लेकिन मुद्दा यह है यहां पे कि थेल्स थ्योरम के तो 6 रिजल्ट होते हैं। अब इन 6 में से कौन से रिजल्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा यह कैसे डिसाइड करेंगे? तो याद रखना, इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि डिसाइड करने में मदद करता है आपका प्रूफ डेट, यानी कि आपको जो प्रूव करना है उस प्रूफ में अपने पार्ट्स को देखो, अपने पोर्शंस को देखो, अपने साइड्स को देखो, उससे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको अपने थेल्स थ्योरम में कौन सा रिजल्ट यूज करना है। तो अगर इस रूल को हम यहां पे फॉलो करें और अपने सबसे पहले वाले प्रूफ डेट को देखें तो देखो यहां पे कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से साइड्स हैं। तो सर AR की चर्चा हो रही है, AD की चर्चा हो रही है, थोड़ा हाईलाइट करते हैं। AR की चर्चा हो रही है, AD की चर्चा हो रही है, और क्या हो रहा है सर? और आगे AQ की चर्चा हो रही है, AB की चर्चा हो रही है सर। तो AQ की चर्चा हो रही है सर, AB की चर्चा हो रही है सर। अब देखो अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो ये जो साइड्स की यहां पे बात चल रही है सर, इन पार्ट्स को देखकर, इन साइड्स को देखकर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मुझे यहां पे अपने थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट यूज करना है। मुझे दिख रहा है सर कि अपने येलो वाले ट्रायंगल के अंदर मैं अपने थेल्स थ्योरम का वो वाला रिजल्ट यूज करूंगा जहां पे एक छोटे पार्ट और एक बड़े पार्ट के कॉम्बिनेशन से बात चलती है। उसी तरीके से अपने रेड वाले ट्रायंगल में जो हमारे पार्ट की चर्चा हो रही है उसको देख के यहां पे भी समझ में आ रहा है कि यहां पे भी जो मैं अपने थेल्स थ्योरम का रिजल्ट यूज करूंगा उस थेल्स थ्योरम के रिजल्ट के अंदर एक छोटे पार्ट और एक बड़े पार्ट के कॉम्बिनेशन पे बात चल रही है। तो अब यह भी क्लियर हो गया है मुझे कि थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट मुझे दोनों ट्रायंगल में लगाना पड़ेगा। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रूफ क्या करना है। तो यहां पे जो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है सर, उस प्रूफ में आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। आपको दिख रहा है सर कि यहां पे जो मेरा आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा ऑरेंज वाले ट्रायंगल का है, और ये राइट साइड में जो बचा हुआ हिस्सा है सर, ये बचा हुआ हिस्सा रेड वाले ट्रायंगल का है। यानी कि यहां पे जो मुझे रेशियो की इक्वालिटी प्रूफ करनी है, ये दो अलग अलग ट्रायंगल में है, ये दोनों पार्ट अलग अलग ट्रायंगल में है। लेकिन जब मैं थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मैं थेल्स थ्योरम तो एक ही ट्रायंगल के अंदर लगाऊंगा। तो इस बात को अब मैं प्रूफ कैसे करूंगा सर? तो इसका भी हिंट मुझे मिल गया। कैसे हिंट मिला है? मुझे दिख रहा है सर कि ये एक साइड AC है, और ये जो साइड AC है ना सर, ये मेरे ऑरेंज वाले ट्रायंगल और रेड वाले ट्रायंगल दोनों के लिए कॉमन साइड है। मुझे दिख रहा है सर कि ये जो साइड AC है ये मेरे दोनों ट्रायंगल के लिए एक कॉमन साइड है। अब चूंकि ये कॉमन साइड है तो यहां से मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आता है। यहां से मुझे समझ में आता है सर कि जब मैं अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल के अंदर थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो ये साइड AC के पार्ट्स की चर्चा होगी। इसी तरीके से जब मैं अपने रेड वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो यहां पे भी मेरे ये जो लेंथ AC है इसके पार्ट्स की चर्चा होगी। तो दोनों में थेल्स थ्योरम लगाने के बाद मुझे दिख रहा है कि इतने पार्ट की चर्चा होनी ही होनी है। तो जब दोनों में थेल्स थ्योरम लगाने के बाद उनके रेशियो में मुझे इस पार्ट का डिस्कशन मिलेगा, तो क्या वहां से मैं इनडायरेक्टली इसको कोरिलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं सर। मुझे दिख रहा है यहां थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे रिजल्ट के अंदर इस पार्ट का जिक्र मिलेगा, यहां थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो यहां पे भी रिजल्ट के अंदर इस पार्ट का जिक्र मिलेगा। तो जब दोनों रिजल्ट के अंदर इस पार्ट का जिक्र हो रहा है तो क्या इनडायरेक्टली इनको कोरिलेट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल कोरिलेट किया जा सकता है सर। और जैसे ही आप कोरिलेट करोगे तो इनडायरेक्टली जो पहली चीज आपको प्रूव करनी है सर वो बिल्कुल आसानी से यहां पे प्रूव हो जाएगी।
अब यही जो बातें मैंने आपको समझाई सर, इसी को यहां पे थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो इतना कंफर्म हो गया कि दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा रिजल्ट यूज करना है, पूरा प्रोसीजर ये भी हमने क्लियर कर लिया सर। अब यहां पे लगाना स्टार्ट करते हैं। मान लो सबसे पहले अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ऑरेंज वाले ट्रायंगल का नाम कर देते हैं ट्रायंगल एडीसी, लिख लेते हैं सर, इन ट्रायंगल एडीसी। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पैरेलल लाइन के सेट क्या है सर? तो हमारे पैरेलल लाइन के सेट है यहां पे पी आर पैरेलल सी डी। क्या है सर? पी आर पैरेलल सी डी। तो इन ट्रायंगल एडीसी पी आर पैरेलल सी डी। देयरफॉर अब अपने जरूरत के हिसाब से यहां पे मैं थेल्स थ्योरम लगाऊं सर, तो मैं लिख सकता हूं ए आर बाई ए डी, मैं लिख सकता हूं सर ए आर बाई ए डी बराबर यहां पे क्या हो जाएगा? एपी बाई ए सी। इस हिसाब से क्या हो जाएगा सर? एपी बाई ए सी हो जाएगा बराबर यहां पे एपी बाई ए सी हो जाएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए सर। इसको अपना इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसी तरीके से अपने रेड वाले ट्रायंगल में यहां पे थेल्स थ्योरम लगाते हैं सर। तो रेड वाले ट्रायंगल का मान लो मैं नाम बोल देता हूं ट्रायंगल एबीसी, तो यहां पे लिख देंगे सर इन ट्रायंगल एबीसी। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पैरेलल लाइन का सेट क्या है सर? तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पैरेलल लाइन का सेट है पी क्यू पैरेलल बीसी। क्या है सर? पी क्यू पैरेलल बीसी। तो लिख लेते हैं पी क्यू पैरेलल बीसी। तो जब ये आपस में पैरेलल है, तो यहां से अगर मैं अब अपना थेल्स थ्योरम लगाऊं, तो जो रिजल्ट मुझे चाहिए उस रिजल्ट के हिसाब से मैं कह सकता हूं सर ए क्यू डिवाइडेड बाई ए बी, ए क्यू डिवाइडेड बाई ए बी बराबर ए पी डिवाइडेड बाई ए सी बराबर ए पी डिवाइडेड बाई ए सी। इसको समझने में अगेन किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। इसको अपना इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जब हम दोनों के थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिखेंगे, तो दोनों के रिजल्ट के अंदर मुझे ये वाला पोर्शन दिखेगा ही दिखेगा सर, और मुझे दिख भी रहा है। अब चूंकि दोनों रिजल्ट में ये पोर्शन कॉमन है, तो क्या आप इनडायरेक्टली इस पोर्शन को कोरिलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो सर। आपको क्लियरली दिख रहा है गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी। आपको दिख रहा है गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी। तो क्या इनडायरेक्टली आप घोड़ा और हाथी को बराबर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो इन दोनों के मदद से अब मैं फाइनली यहां पे लिख सकता हूं सर कि ए आर डिवाइडेड बाई ए डी बराबर यहां पे ए क्यू डिवाइडेड बाई ए बी। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, और यही चीज तो मुझे यहां पे प्रूव करनी थी, प्रूव कर ली सर। क्लियर है? यहां तक फंडा क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सर। तो इतना पहले नोट डाउन करो। अब अपने सेकंड वाले पोर्शन पे आते हैं, तो फिर से ध्यान से सुनना। तो यहां पे अब अगर हम अपने सेकंड वाले पोर्शन की बात करेंगे, तो देखो सेकंड वाले पोर्शन में क्या बात हो रही है, क्या मुझे अपने रेशियो को इक्वल प्रूव करना है। तो सेकंड वाले रेशियो के जो मेरे पार्ट्स है सर, वो है क्यूबी ए क्यू। तो क्यूबी ए क्यू, और क्या है सर यहां पे डी आर ए आर। क्या है सर? डी आर ए आर है। ये हमारे पार्ट्स है जिसको हमें इक्वल प्रूफ करना। अगेन क्या दिख रहा है सर? अगेन मुझे दिख रहा है कि यहां पे जो मुझे इक्वल प्रूफ करना है, उसमें आधा हिस्सा ऑरेंज वाले ट्रायंगल का है, आधा हिस्सा रेड वाले ट्रायंगल का है। तो फिर से क्या दिमाग लगाएंगे? अगेन वही रूल सर, कि यहां पे मुझे पता है कि दोनों ट्रायंगल जो है इस कॉमन साइड पे बना है। तो अगर ऐसा है, तो यहां से मैं तुरंत कह सकता हूं कि जब मैं अपने दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाऊंगा, तो उस थेल्स थ्योरम के रिजल्ट के अंदर दोनों ही के रिजल्ट में मुझे ये वाला पोर्शन कॉमन दिखेगा। तो जब दोनों के रिजल्ट में ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो क्या इनडायरेक्टली ये पार्ट इससे कोरिलेट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। यानी कि यहां पे भी उसी तरीके से सोचना है जैसे अपने ऊपर वाले प्रूफ में सोचना था। लेकिन अलग क्या हुआ? अलग ये हुआ सर कि यहां पे जिन पार्ट्स को इक्वेट करना है, वो पार्ट्स ऊपर वाले के मुकाबले डिफरेंट है। अब इन पार्ट्स के हिसाब से आप सोच के बताओ कि थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तो इन पार्ट के हिसाब से भी आप तुरंत यहां पे सोच सकते हो कि मुझे अपने थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तो मान लो सबसे पहले अगर मैं अपने ट्रायंगल एडीसी की बात करूं सर, तो ट्रायंगल एडीसी के अंदर हमारा पार्ट क्या है? मुझे डी आर बाई ए आर की जरूरत है। तो डी आर बाई ए आर क्या हो जाएगा सर? थेल्स थ्योरम का रिजल्ट मैं लिख सकता हूं सर डी आर बाई ए आर बराबर यहां पे इस कंडीशन के हिसाब से, इस रिजल्ट के हिसाब से ये बन जाएगा सर पीसी बाई एपी। क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा पीसी बाई एपी। तो बराबर यहां पे पीसी डिवाइडेड बाई एपी।
इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो हमें प्रूव करना है ना, उसको देखकर, उसके पार्ट को देखकर मुझे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट लगाना है। मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि सेकंड वाले प्रूफ में हमारा जो पार्ट है, हमारा जो पोर्शन है, वो डीआर और एआर का है, डीआर और एआर का है, सच दैट डीआर ऊपर है, एआर नीचे है। तो अगर मैं डीआर बाई एआर करके अपना थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिखूंगा सर, तो इसके हिसाब से यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो इसके हिसाब से यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन पीसी बाई एपी के फॉर्म में होगा सर, जैसा कि मुझे यहां पे दिख रहा है। क्लियर है? इसी तरीके से अपने रेड वाले ट्रायंगल की बात करते हैं सर। अब रेड वाले ट्रायंगल में मेरे पार्ट्स क्या है सर, तो ए क्यू और बी क्यू है। और इन पार्ट्स को किस तरीके से लिया गया है, तो इनको इस तरीके से लिया गया है कि क्यू बी ऊपर आ रहा है सर और आपका ए क्यू नीचे आ रहा है। तो क्यू बी ऊपर है डिवाइडेड बाई आपका ए क्यू नीचे है। तो इस हिसाब से थेल्स थ्योरम का क्या रिजल्ट हो जाएगा सर, तो क्यू बी बाई ए क्यू बराबर पी सी बाई एपी। अगेन यहां पे लिख सकता हूं सर बराबर पी सी बाई एपी। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अपने थेल्स थ्योरम का रिजल्ट यूज कर लिया। अब अगेन इसको और इसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो फिर से मुझे दिख रहा है सर गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी। तो क्या इनडायरेक्टली घोड़ा हाथी को बराबर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो यहां पे अब मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कह सकता हूं सर कि जो dr बाई ए आर का रेशियो होगा वो क्यू बी बाई ए क्यू के रेशियो के बराबर होगा। और यही चीज मुझे यहां पे सेकेंड पार्ट में प्रूव करनी थी सर, जिसको हमने प्रूव कर लिया। फटाफट इसको भी नोट डाउन करो। क्लियर है? समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सर। अब ये जितनी चीजें मैंने आपको समझा के बताई, इन सारी चीजों को यहां पे प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ भी लिखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाना सर कि एग्जाम में अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर कि प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले अपने डायग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना डायग्राम बनाओगे। अब देखो ये ऑरेंज और रेड से जो मैंने हाईलाइट किया है, या फिर ये जो पार्ट्स को मैंने हाईलाइट किया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको अपने डायग्राम में ये हाईलाइटिंग नहीं करनी है। आपको अपने डायग्राम के अंदर सिंपली डायग्राम बनाना है और डायग्राम में गिवन के हिसाब से जो पैरेलल लाइन का सेट है, उस पैरेलल लाइन के सेट को शो करना है। यानी आपके डायग्राम के अंदर सिंपली डायग्राम बना होना चाहिए और एरो से पैरेलल लाइन का सेट शो होना चाहिए। इससे ज्यादा डायग्राम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है सर। तो डायग्राम बना लिया। डायग्राम के बाद क्या आता है सर, तो डायग्राम के बाद आता है गिवन। गिवन में क्या क्या लिखेंगे सर, तो सवाल ने जितनी बातें बता दी है उसको यहां पे पटापट लिख दो। तो यहां पे सवाल ने मेनली मुझे दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है सर, तो यही मेरा गिवन डाटा है, इसी को यहां पे लिख लेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं गिवन में पी क्यू पैरेलल बी सी एंड पी आर पैरेलल सी डी। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको समझाया है कि सवाल जितनी बातें बता देता है, सिंपली उसको हम अपने गिवन में लिख देते हैं। अब इसके बाद आता है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है सर, तो दो चीजें प्रूफ करनी है, दोनों को लाइन से लिखो। तो नंबर वन, सबसे पहले प्रूफ करना है कि ए आर डिवाइडेड बाई ए डी बराबर यहां पे ए क्यू डिवाइडेड बाई ए बी। और सेकेंड में प्रूफ करना है सर क्यू बी डिवाइडेड बाई ए क्यू बराबर डी आर डिवाइडेड बाई ए आर। तो ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है, इसको हमने यहां पे लाइन से लिख लिया सर। अब इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। तो फिर सब ध्यान से सुनना। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के लिए क्या सिखाया था, तो मैंने आपको कहा था सर कभी भी अगर आप अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए फिगर में कुछ ऐसा ड्रॉ करते हो जो पहले से नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हो जो पहले से नहीं था, तो उसी एक्स्ट्रा को आप कंस्ट्रक्शन में मेंशन करते हो। तो क्या इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ा अलग से, तो तुरंत जवाब दोगे सर इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं करना पड़ा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे, जब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ड्रॉ करना पड़ा है तो कंस्ट्रक्शन में नील लिख देंगे। ये स्टेप याद रखना कि कभी आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं करना है, तो सिंपली आप अपने कंस्ट्रक्शन में नील लिख दोगे। इसका मतलब आपने कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं किया। अब इसके बाद मुझे पता है सर कि थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज की बात होती है। अब क्या क्या थ्योरम फॉर्मूले यूज किए हैं सर, तो इसको फिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दो लाइनें छोड़ दो, फाइनली प्रूफ को कंप्लीट कर लो। एक बार प्रूफ कंप्लीट हो जाए तो प्रूफ पे नजर डालो और देखो कौन कौन से थ्योरम का इस्तेमाल किया, कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। तो जितनी चीजें इस्तेमाल हुई उसको यहां पे लाइन से 1 2 करके लिख दो। अब मैंने अभी जस्ट आपको सॉल्व करके दिखाया है,
तो वहां से आपको पता है सर कि मेनली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे अपने थेल्स थ्योरम का ही इस्तेमाल करना पड़ा। तो कौन सा थ्योरम यूज हुआ सर? थेल्स थ्योरम यूज हुआ। तो यहां पे लिख दोगे थेल्स थ्योरम, या फिर आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी लिख सकते थे सर। अब देखो, जब आप थेल्स थ्योरम लिख रहे हो ना, तो यहां पे थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी जरूर लिखना। मैं जो बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से नोटिफाई करना कि जब यहां पे आप लिख रहे हो कि आपने थेल्स थ्योरम यूज किया है, तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी यहां पे लिखना। तो जब आप यहां पे थ्योरम फॉर्मूले यूज करोगे और यहां पे थेल्स थ्योरम बताओगे कि आपने इस्तेमाल किया है, तो उसका स्टेटमेंट भी लिखोगे। तो स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, ये याद रखना सर। इतना क्लियर है? बस ध्यान से सुनते जाओ, हर चीज लास्ट तक क्लियर हो जाएगी। इतना फंडा समझ में आया? अब फाइनली प्रूफ पे आते हैं। तो हमने देख लिया है सर, प्रूफ के अंदर हमें दो ट्रायंगल पे बात करनी होती है। तो मान लो सबसे पहले अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, प्रूफ में क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी। अब एडीसी के अंदर पैरेलल लाइन के सेट क्या है सर? तो पी आर पैरेलल सीडी है, तो पी आर पैरेलल सीडी। देयरफॉर अब इस हिसाब से मैं यहां पे बोल सकता हूं सर कि मुझे किन पोर्शन का काम है? तो ए आर एडी का काम है, ए आर एडी का काम है, यहां पे ए क्यू ए बी का काम है। ठीक है, तो ए आर एडी का काम है, तो उस हिसाब से मैं अपने थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिख सकता हूं सर, ए आर डिवाइडेड बाई ए डी बराबर इस तरफ एपी डिवाइडेड बाई ए सी बराबर एपी डिवाइडेड बाई ए सी। अब ये लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। ये सिंपली ब्रैकेट में लिख दोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपने यहां पे ब्रैकेट में बाई थेल्स थ्योरम लिख दिया है ना, तो थेल्स थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी थ्योरम्स या फॉर्मूलेज यूज्ड में आपने मेंशन कर दिया है कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। तो चूंकि वहीं पे आपने एक बार में अपने थ्योरम को मेंशन कर दिया, तो थ्योरम का स्टेटमेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ब्रैकेट में क्या लिख देना है कि थेल्स थ्योरम की मदद से मैंने ये लिखा है। तो सिंपली ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बाय थेल्स थ्योरम्स, दैट्स इट। तो याद रखना, थ्योरम्स या फॉर्मूलेज यूज्ड के अंदर जिस भी थ्योरम का इस्तेमाल करोगे, उसका ब्रैकेट में आप स्टेटमेंट जरूर लिखोगे कि उस थ्योरम में क्या स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना, क्योंकि इस पे आपके नंबर कट सकते हैं। तो एक बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमने लिख लिया सर। इसको क्या कर लेंगे? अपना इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। इसी तरीके से ऑल्सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सर? तो ट्रायंगल एबीसी। अब इस ट्रायंगल में अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट के हिसाब से अपना थेल्स थ्योरम लगाएंगे सर। तो मैं लिख सकता हूं ए क्यू डिवाइडेड बाई ए बी, ए क्यू डिवाइडेड बाई ए बी बराबर, अगेन यहां पे हो जाएगा एपी डिवाइडेड बाई ए सी बराबर एपी डिवाइडेड बाई ए सी। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को अगेन नहीं होनी चाहिए सर। और अगेन यहां पे ये चीज कहां से आई? तो ये भी थेल्स थ्योरम से ही आई है। तो यहां पे भी लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इतना पहले नोट डाउन करो सर। अब ये लिखने के बाद आप लिखोगे सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं सर ए आर बाई ए डी, हम बोल सकते हैं सर यहां पे ए आर डिवाइडेड बाई ए डी बराबर इस तरफ हो जाएगा ए क्यू डिवाइडेड बाई ए बी बराबर ए क्यू डिवाइडेड बाई ए बी। और यही चीज मुझे सबसे पहले प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया? और ये प्रूव करने के बाद इसको घेर दोगे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? तो अभी आपका आधा सवाल सॉल्व हुआ है, पूरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। तो पहले इतना नोट डाउन करो। अब अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में भी इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। फिर से ध्यान से सुनना। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखेंगे। अब मुझे पता है सर कि मेरे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर किस किस पोर्शन का इस्तेमाल हो रहा है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर सर क्यूबी ए क्यू, तो क्यूबी आपका ए क्यू, उसके बाद डी आर ए आर, डी आर ए आर का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर से वही कहानी चलाओ। क्या चलाओगे? इन ट्रायंगल एडीसी। अब यहां पे क्या लिखोगे? ऑल्सो इन ट्रायंगल एडीसी। अब फिर से ट्रायंगल एडीसी में क्या दिख रहा है सर? तो पी आर पैरेलल सीडी, पी आर पैरेलल सीडी। अब किस तरीके से थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिखना है सर? तो आपको अपने रिजल्ट के अंदर एडजस्टमेंट डी आर बाई ए आर का करना है। तो डी आर बाई ए आर बराबर क्या लिख दोगे? डी आर बाई ए आर बराबर क्या लिख दोगे सर? तो आप तुरंत लिख दोगे पीसी डिवाइडेड बाई एपी। क्या लिख दोगे सर? पीसी डिवाइडेड बाई एपी। अगेन ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बाई थेल्स थ्योरम। टीटी का मतलब थेल्स थ्योरम। और ये आपका क्या हो गया? दो इक्वेशन का काम हो गया, 1 और 2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब इसी तरीके से ऑल्सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में पैरेलल लाइन का सेट कौन है सर?
तो पी क्यू पैरेलल बीसी है, पी क्यू पैरेलल बीसी है। अब यहां पे जब थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो मुझे पता है सर क्यूबी को ऊपर रखना है, ए क्यू को नीचे रखना है, तो क्यूबी डिवाइडेड बाई ए क्यू क्या हो जाएगा सर? तो क्यूबी बाई ए क्यू हो जाएगा पीसी बाई ए बी, क्या हो जाएगा सर? पीसी बाई ए पी हो जाएगा सर। अगेन ब्रैकेट में बाय थेल्स थ्योरम। अब इसके बाद क्या? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या कह सकते हैं सर? तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पे दिख रहा है, मैं लिख सकता हूं डी आर बाई ए आर, डी आर डिवाइडेड बाई ए आर बराबर यहां पे आपका क्यू बी डिवाइडेड बाई ए क्यू। और यही तो आपको यहां पे सेकंड पार्ट में प्रूव करना था सर। तो इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो। समझ में आया फंडा सवाल का? अब अगेन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तो ध्यान से देखना। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं सर। सवाल यहां पे कह रहा है इन द फिगर डीई पैरेलल एसी एंड डीसी पैरेलल एपी प्रूव दैट बीई बाई ईसी इज इक्वल टू बीसी बाई सीपी। अब यहां पे भी सवाल को पढ़ के मुझे दो चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं सर। सबसे पहला तो मुझे यह ऑब्जर्व हो रहा है सर कि यह सवाल भी एक प्रूफ दैट का सवाल है, यानी कैसे टैकल करना है ऑलरेडी सीख क्या चुके हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज मुझे यह ऑब्जर्व हो रही है सर कि सवाल ने क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की है, सवाल ने मुझे क्या क्या जानकारी प्रोवाइड की है। तो सवाल को पढ़ते के साथ मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो पा रहा है सर कि सवाल ने मुझे मेनली दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और ये दो इंफॉर्मेशन पैरेलल लाइन के सेट्स के फॉर्म में है। अब अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है? तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है सर कि आपके फिगर के अंदर डी और एसी आपस में पैरेलल है। अब ये रहा आपका फिगर, ये रहा डीई, ये रहा एसी। तो पहले इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर कि डी और एसी आपस में पैरेलल है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने अपने फिगर में शो करके दिखा दिया। अब इसी तरीके से सेकंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं सर। सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है? तो सेकंड इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है सर कि इसी फिगर के अंदर डीसी और एपी भी आपस में पैरेलल है। तो ये रहा डीसी, ये रहा एपी। क्या कहा जा रहा है? इसी फिगर में डीसी और एपी भी आपस में पैरेलल है सर। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यहां पे अपने फिगर में शो कर दिया। तो फाइनली हमने अपने दोनों इंफॉर्मेशन को फिगर में शो कर लिया है सर। अब मुद्दे वाला सवाल कि एग्जाम में सवाल टाइटल के साथ तो आएगा नहीं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम है। तो क्या सवाल को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे थेल्स थ्योरम लगाना है? तो तुरंत कहोगे कि सर आपने जो कंसेप्ट सिखाया उस कंसेप्ट के हिसाब से मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि मुझे थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि सवाल के अंदर पैरेलल लाइन के सेट पे बात हो रही है। जो सवाल का डायग्राम, उस डायग्राम में कई सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, और जो सवाल की लैंग्वेज है उस सवाल की लैंग्वेज में साइड के रेशियो पे बात चल रही है। तो इन तीन बातों से यह कंफर्म होता है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है सर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चलो ये तो समझ में आ गया थेल्स थ्योरम लगाना है सर। अब यहां पे भी लास्ट सवाल जैसा मुझे दिख रहा है सर, दो पैरेलल लाइन का सेट है। तो अगेन एक हिंट मिलता है कि एक पैरेलल लाइन के सेट के लिए नॉर्मली एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि दो पैरेलल लाइन का सेट है, यानी कि जरूर सवाल में मुझे दो ट्रायंगल्स को ढूंढने हैं सर। अब ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं, मेरे काम के वो दो ट्रायंगल कौन से हैं सर, उसको यहां पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कैसे ढूंढना है यह भी मैं आपको सिखा चुका हूं। किस तरीके से ढूंढना है सर, यह भी ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया। मैंने आपको बताया था सर कि ट्रायंगल ढूंढने के लिए आप मेनली दो पॉइंट ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह कि जो भी ट्रायंगल सिलेक्ट करोगे, इस चीज का ध्यान रखते हुए सिलेक्ट करोगे कि ट्रायंगल के अंदर में पैरेलल लाइन की कहानी चलनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि उस पैरेलल लाइन के सेट में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का साइड बन जाना चाहिए सर। तो इन दो को बातों को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रायंगल को सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनना सर। सबसे पहले अपने रेड वाले पैरेलल लाइंस की बात कर लेते हैं। अब रेड वाले पैरेलल लाइंस के हिसाब से सोचे सर, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, मुझे बस यही एक ट्रायंगल, अगर यहां पे रेड वाले पैरेलल लाइन की बात करें सर, तो मुझे बस एक यही वाले ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी दिखती है, क्योंकि दोनों कंडीशन बस इसी ट्रायंगल में सेटिस्फाई हो रही है। मुझे दिख रहा है सर
कि मेरा रेड वाला जो पैरेलल लाइन है वो इस ट्रायंगल के अंदर की ओर लाई भी कर रहा है और साथ साथ इस तरीके से है कि पैरेलल लाइन में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का एक साइड बन जा रहा है सर। तो एक ट्रायंगल तो ढूंढ लिया, अब काम है दूसरा ट्रायंगल ढूंढना। तो फिर से बातों को ध्यान से सुनना सर। अब मेरा दूसरा पैरेलल लाइन का सेट क्या है सर? तो ब्लू वाला लाइन। अब देखो ब्लू वाले लाइन के हिसाब से सोचे तो आप येलो वाला ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकते हो और यहां पे आप ये पिंक वाला ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकते हो। तो अगर मैं अपने ब्लू वाले लाइन के हिसाब से सोचूं सर, तो ये मेरे दो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ये मेरे येलो वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, ये मेरे पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल में से वो पिंक वाला ट्रायंगल ही है जिसमें मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि ब्लू वाले पैरेलल लाइन के सेट में से मेरा एक लाइन मेरे ट्रायंगल का साइड बन रहा है। क्योंकि अगर मैं अपने ब्लू वाले पैरेलल लाइन के सेट को कंसीडर करूंगा तो मैं येलो वाला ट्रायंगल नहीं ले सकता हूं सर। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये येलो वाले ट्रायंगल के अंदर जरूर है, लेकिन ये इस तरीके से अंदर नहीं है कि आपके पैरेलल लाइन के सेट में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का साइड बन जाए। आपको दिख रहा है सर? अगर आप अपने पिंक वाले ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तभी आपका इन पैरेलल लाइन में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का एक साइड बनेगा। यह समझ में आया? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। तो वो दो ट्रायंगल कौन से होंगे ये आपने यहां पे ढूंढ लिया है सर। अब आपको दिख रहा है दो ट्रायंगल है, यानी कि दो बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना पड़ेगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा सर। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। ट्रायंगल मिल गया है, पता है थेल्स थ्योरम लगाना है, लेकिन थेल्स थ्योरम के बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, 6 रिजल्ट होते हैं। कौन से रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका भी आंसर हमें बहुत अच्छे से पता है। हमें बहुत अच्छे से पता है सर ये कि हम रिजल्ट के तौर पे उस रिजल्ट को कंसीडर करते हैं जो कि हमारे प्रूफ डैट को सेटिस्फाई करता है। यानी कि अपने प्रूफ डैट को मद्देनजर रखते हुए हम अपने रिजल्ट का सिलेक्शन करते हैं। अब प्रूफ डैट में देखो क्या क्या पोर्शन दिख रहा है सर। तो मुझे बीई दिख रहा है, तो ये रहा बीई, ये रहा ईसी, और आगे मुझे सर बीसीसीपी दिख रहा है, आगे मुझे सर बीसीसीपी दिख रहा है, बीसी और सीपी दिख रहा है। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक एक पोर्शन पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपने रेड वाले पोर्शन की बात करते हैं। अब रेड वाला पोर्शन क्या है सर? रेड वाला पोर्शन बीई और ईसी का है। तो इस रेड वाले पोर्शन को देखकर मुझे समझ में आ रहा है सर कि इस पार्ट के लिए हम अपने पिंक वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और इस ट्रायंगल को कंसीडर करने के बाद किस तरीके से रिजल्ट लिखना है यह भी समझ में आ रहा है सर। तो सबसे पहले अगर मैं अपने पिंक वाले ट्रायंगल की बात करूं सर, तो पिंक वाले ट्रायंगल में मेरा डीई एसी के पैरेलल है और इस रिजल्ट के हिसाब से यहां पे थेल्स थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं सर बीई डिवाइडेड बाई ईसी बराबर यहां पे बीडी डिवाइडेड बाई डीए बराबर बीडी डिवाइडेड बाई डीए सर। तो यहां पे जो मेरा रिक्वायर्ड पार्ट है उस पार्ट के हिसाब से मुझे यह दिख गया कि ट्रायंगल कौन सा लेना है। अब इन पार्ट को देख के क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि मुझे अपना पिंक वाला ट्रायंगल लेना है और पिंक वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम का रिजल्ट कैसे यूज करना है यह भी दिख रहा है। मुझे दिख रहा है सर कि चूंकि मेरा पोर्शन बीई बाई ईसी का है तो इस हिसाब से अगर मैं थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं बी बाई ईसी बराबर बी डी बाई डी ए। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी तरीके से अपने दूसरे वाले पर्पल वाले पार्ट पे आते हैं। अब पर्पल वाले पार्ट को देखकर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि मुझे अपने येलो वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। मुझे अपने पर्पल वाले पार्ट को, पर्पल वाले पोर्शन को, पर्पल वाले साइड को देखकर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि येलो वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। और येलो वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम कैसे लगाना है, येलो वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम कैसे लगाना है यह भी मुझे दिख रहा है सर। मुझे दिख रहा है कि मुझे जरूरत है बीसी बाई सीपी की। तो बीसी बाई सीपी क्या हो जाएगा सर? तो बीसी बाई सीपी के हिसाब से मैं बोल दूंगा सर बीसी बाई सीपी बराबर बीडी बाई डीए। क्या बोल दूंगा? बीसी बाई सीपी बराबर बीडी डिवाइडेड बाई डीए। तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमने यहां पे अपना थेल्स थ्योरम निकाल लिया। अब देखो, अब यहां पे जो हमें प्रूफ करना था सर, अगेन इस प्रूफ डैट के अंदर भी मुझे दिख रहा है सर कि मेरा एक पार्ट का पोर्शन पिंक वाले ट्रायंगल में है और दूसरे साइड के पार्ट का पोर्शन येलो वाले ट्रायंगल में है। यानी कि जो दो रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है उस रेशियो के जो दो पार्ट्स हैं वो अलग अलग ट्रायंगल के हैं।
तो यहां से अगेन क्लियर होता है कि यहां पे भी जरूर ऐसी सिचुएशन बनी होगी जहां पे कोई ना कोई साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन रहा होगा। और मुझे दिख भी रहा है सर कि मेरा जो साइड ए बी है वो मेरे पिंक वाले ट्रायंगल में भी है और यही साइड मेरे येलो वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो चूंकि ये वाला साइड दोनों ट्रायंगल में यहां पे कॉमन है, तो यहां से हिंट मिलता है कि जब मैं अपने दोनों ट्रायंगल के अंदर थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो दोनों के रिजल्ट में मुझे ये कॉमन वाले साइड का पोर्शन मिलेगा। और चूंकि दोनों के रिजल्ट में ये कॉमन साइड का पोर्शन है तो मैं इनडायरेक्टली अपने बचे हुए पार्ट्स को भी कोरिलेट कर सकता हूं। और यही बात मुझे यहां पे होती हुई भी दिख रही है सर। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां से भी थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में बी डी बाई डी ए है और यहां से भी थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में बी डी बाई डी ए है, मतलब कि ये पार्ट दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है। अब फिर से वही कहानी, गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी। तो क्या इनडायरेक्टली घोड़ा बराबर हाथी नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करेंगे तो यहां पे मैं तुरंत लिख सकता हूं बी डिवाइडेड बाई ई सी बराबर यहां पे बी सी डिवाइडेड बाई सी पी। और क्या यही चीज आपको प्रूव नहीं करनी थी? बिल्कुल यही चीज आपको प्रूव करनी थी सर, और ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। क्लियर है? अब एक बार प्रेजेंटेशन का तरीका सीख लेते हैं, तो ध्यान से सुनना सर। तो कंसेप्ट तो क्लियर कर लिया। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे सर। तो अपनी आंसर शीट पे डायग्राम कैसे बनाओगे? तो आपको सिंपली डायग्राम बना देना है और डायग्राम में अपने पैरेलल लाइन के सेट को शो कर देना है। ये जो मैंने पिंक और पीला बनाया है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ये आपको डायग्राम में नहीं बनाना है। उसी तरीके से ये जो यहां पे मैंने मार्किंग की है, ये भी नहीं बनाना है। आपको सिंपली डायग्राम बनाना है, डायग्राम में पैरेलल लाइन के सेट को शो करना है। दैट्स इट। इतने में आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। उसके नीचे क्या लिखते हैं सर? गिवन। गिवन में क्या लिखते हैं? तो जो इंफॉर्मेशन मुझे सवाल देता है उसी को गिवन में डालते हैं। तो मुझे दिख रहा है दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, दोनों को यहां पे मेंशन कर दो सर। तो यहां पे लिख देंगे डीई पैरेलल एसी एंड डीसी पैरेलल एपी। तो अपना गिवन डाटा यहां पे हमने लिख लिया। इसके बाद टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है सर यहां पे? तो सवाल में मुझे प्रूफ करना है बी बाई ई सी, बीई डिवाइडेड बाई ई सी बराबर बी सी डिवाइडेड बाई सीपी। इसके बाद आता है सर कंस्ट्रक्शन। तो क्या यहां पे सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग से आपको कुछ ड्रॉ करना पड़ा क्या? तो यहां पे भी सवाल में मुझे दिख रहा है सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ भी ड्रॉ नहीं करना पड़ा है। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा सर। इसके बाद थ्योरम्स स्लैश फॉर्मुलेज्ड यूज्ड। तो जब हमने सवाल को सॉल्व करके देखा तो हमने देख लिया था क्या क्या थ्योरम का इस्तेमाल हुआ। हमने देखा सर 2 बार थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल हुआ, यानी कुल मिला के सिंपली थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पे लिख लेंगे सर थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, और यहां ब्रैकेट में उस थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना मत भूलना सर। अब इसके बाद फाइनली प्रूफ की बात करेंगे। तो इतना फिलहाल पहले नोट डाउन करो सर। अब देखो यहां पे, अब यहां पे अपने प्रूफ को डिस्कस करते हैं। तो प्रूफ क्या क्या लिखेंगे सर प्रूफ में? तो सबसे पहले दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को सिलेक्ट करो। तो मान लो सबसे पहले मैं अपने पिंक वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करता हूं। तो मान लो मैं अपने पिंक वाले ट्रायंगल का नाम डाल देता हूं ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल यहां पे ए बी सी क्या क्या पैरेलल है सर? तो पिंक वाले ट्रायंगल ए बी सी के अंदर डी और ए सी आपस में पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल ए सी। Therefore, अब यहां पे अगर मैं अपना बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं सर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीई बाई ई सी, बीई डिवाइडेड बाई ई सी बराबर यहां पे कितना हो जाएगा? बीडी डिवाइडेड बाई डीए बराबर बीडी डिवाइडेड बाई डीए हो जाएगा सर। ब्रैकेट में बाई थेल्स थ्योरम, आपको फुल फॉर्म लिखना है बाई थेल्स थ्योरम, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से ऑल्सो इन ट्रायंगल, अब अपने येलो वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। येलो वाले ट्रायंगल क्या है सर? मान लो मैं येलो वाले ट्रायंगल का नाम डाल देता हूं ट्रायंगल ए बी पी। क्या सर? ट्रायंगल ए बी पी। अब इस येलो वाले ट्रायंगल में पैरेलल लाइन का सेट क्या है सर? तो येलो वाले ट्रायंगल में हमारे पैरेलल लाइन का सेट है डीसी पैरेलल एपी। तो डीसी पैरेलल एपी। देयरफॉर अब अगर मैं यहां पे थेल्स थ्योरम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं बीसी बाई सीपी, बीसी डिवाइडेड बाई सीपी बराबर यहां पे सर बीडी बाई डीए बराबर बीडी डिवाइडेड बाई डीए। अगेन ब्रैकेट में रीजन क्या जाएगा सर? बाई थेल्स थ्योरम।
और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको भी लिख लिया सर, पहले इतना नोट डाउन करो। अब यहां से मैं बोल सकता हूं सर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, यानी कि इनडायरेक्टली घोड़ा बराबर हाथी। तो मैं लिख सकता हूं सर बीई बाई ईसी, बीई डिवाइडेड बाई ईसी बराबर इस तरफ कितना हो जाएगा, बीसी बाई सीपी हो जाएगा सर, बीसी बाई सीपी। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, जो कि यहां पे हमने प्रूव कर दिया सर। लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव, दैट्स इट। इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई तुम्हारे आधे नंबर भी नहीं काट सकता। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो सर। तो प्रेजेंटेशन को यहां पे नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और यहां पे मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे हैं ना, उन सारे सवालों के कंपैरिजन में यह सवाल एक ज्यादा अच्छा सवाल है, ज्यादा कंसेप्चुअल सवाल है, और इसी वजह से यह आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सवाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल अपने सवाल को पढ़ते हैं और सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं सर। सवाल यहां पे कह रहा है, इन द फिगर इफ EF पैरेलल DC पैरेलल AB प्रूव दैट AE by ED इज इक्वल टू BF by FC। अब यहां पे सवाल को पढ़ते के साथ क्लियरली मुझे दिख रहा है कि सवाल ने मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मुझे दिख रहा है सर कि सवाल ने मुझे मेनली ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जहां पे पैरेलल लाइन के सेट पे बात चल रही है सर। अब इस इंफॉर्मेशन को यहां पे फिगर में प्रोसेस करते हैं। क्या कहा जा रहा है सर इंफॉर्मेशन में, तो मेरे इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि आपके फिगर के अंदर EF DC AB तीनों आपस में पैरेलल है। मुझे कहा जा रहा है सर मेरे फिगर के अंदर EF DC AB तीनों आपस में पैरेलल है। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने फिगर पे हाईलाइट कर लेते हैं सर। तो EF DC AB तीनों आपस में पैरेलल है, इसको यहां पे हमने हाईलाइट कर लिया सर। अब देखो आगे, अब मुद्दे पे आते हैं और यहीं से चीजें हो जाएंगी इंटरेस्टिंग, तो ध्यान से सुनना। टाइटल क्या है सर, टाइटल है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम। तो टाइटल देख के तो हर स्टूडेंट समझ रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं सर थेल्स थ्योरम जरूर लगाएंगे, लेकिन एग्जाम में सवाल टाइटल के साथ तो आता नहीं है। तो क्या सिंपली ये सवाल आ जाए तो आप सोच पाओगे कि थेल्स थ्योरम लगाना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल में नहीं सोच पाएंगे। उसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनना। तो थेल्स थ्योरम लगाना है कि नहीं लगाना है, कैसे डिसाइड करते हैं सर, तो एक 3 पॉइंट रूल होता है जिसकी मदद से हम ये बात डिसाइड करते हैं। उस 3 पॉइंट रूल के पॉइंट क्या क्या होते हैं सर, तो एक पॉइंट कहता है कि अगर आपको अपने सवाल के अंदर पैरेलल लाइन का जिक्र मिल जाए, वो आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में सवाल में आपको ट्रायंगल दिखना चाहिए, और तीसरे पॉइंट में सवाल के लैंग्वेज में आपको साइड का लेंथ दिखना चाहिए, या फिर साइड के लेंथ के रेशियो के टर्म में बात चलनी चाहिए। तो जहां मुझे किसी सवाल में ये तीनों पॉइंट दिख जाते हैं, तुरंत कह देता हूं थेल्स थ्योरम लगाऊंगा, सवाल का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा हमारे लिए सर। अब इस 3 पॉइंट रूल को यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या ऑब्जर्व होगा। जब इस 3 पॉइंट रूल को हम यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो मुझे इन 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट दिख रहे हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट सर, तो पैरेलल लाइन का सेट दिख रहा है और सवाल के लैंग्वेज में साइड का रेशियो दिख रहा है। तो 2 पॉइंट दिख रहा है सर, लेकिन वो जो तीसरा पॉइंट होता है जहां पे ट्रायंगल दिखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है सर। मुझे अपने सवाल में दूर दूर तक ट्रायंगल का जिक्र नहीं मिल रहा, ट्रायंगल नहीं दिख रहा। तो 3 पॉइंट रूल में 2 पॉइंट तो दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा, क्या करें। तो याद रखना 3 पॉइंट रूल में से अगर आपको 2 पॉइंट भी दिख जाए ना, तो आप सबसे पहले अपने 3 पॉइंट रूल के हिसाब से ही सोचने की कोशिश करना। क्या मैंने कहा, मैंने आपको कहा जहां आपको अपने 3 पॉइंट रूल में 3 में से 2 पॉइंट भी लगते हुए दिख जाए ना, तो आप सबसे पहले अपने 3 पॉइंट रूल को ही अप्लाई करने की कोशिश करना। मैक्सिमम चांसेस है सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब याद रखना 3 पॉइंट रूल में जो हमारा वो पॉइंट होता है ना, जहां पे हम कहते हैं कि सवाल के लैंग्वेज में साइड के रेशियो के टर्म में बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां किसी सवाल में लास्ट में आपको यह प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि कोई एक रेशियो किसी दूसरे साइड रेशियो के बराबर है, तो बहुत हाई चांसेस है कि वहां पे आपको क्या लगाना है, वहां पे आपको थेल्स थ्योरम लगाना है। तो यह भी छोटी सी बात याद रखना कि 3 पॉइंट रूल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना
कि सवाल में जहां लास्ट की तरफ आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर साइड का रेशियो दूसरे पर्टिकुलर साइड के रेशियो के बराबर है, तो आप सबसे पहले अपने थेल्स थ्योरम के हिसाब से ही सोचने की कोशिश करना। इस पॉइंट को कॉपी पे नोट डाउन करो। क्लियर है? अब देखो यहां पे तो प्रॉब्लम क्या हुई सर? प्रॉब्लम यह है कि ट्रायंगल नहीं दिख रहा। जब तक ट्रायंगल नहीं दिखेगा आगे बात नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे दिख रही है। क्या दिख रहा है? तो ध्यान से सुनना। अपने फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं सर, तो मुझे ट्रापीजियम दिख रहा है सर। अपने फिगर को ध्यान से देखूं तो मुझे ट्रापीजियम दिख रहा है। और सर ने ट्रापीजियम के लिए एक गोल्डन रूल बताया था। क्या गोल्डन रूल बताया था? तो सर ने बताया था जहां किसी सवाल में ट्रापीजियम इन्वॉल्व हो तो आप डायगोनल बना के सोचो, क्योंकि डायगोनल बचा के सोचोगे तो सवाल का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना कि जहां कोई ट्रापीजियम दिखे तो डायगोनल बना के सोचो, सवाल का सॉल्यूशन अपने आप आपके लिए आसान हो जाएगा सर। तो सबसे पहले एक ही डायगोनल बना के सोचेंगे सर। अब ध्यान से सुनना सर, डायगोनल आप ऐसे भी बना सकते हो, डायगोनल आप ऐसे भी बना सकते हो। मुद्दा यह है बनाओगे कैसे। तो यहां पे आप जान लो, आप दोनों में से किसी तरीके से डायगोनल बनाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर निकल के आएगा। तो आपकी जैसी मर्जी है वैसे डायगोनल बनाओ। तो मान लो रैंडमली मैंने ए और सी को ज्वाइन करके अपना डायगोनल यहां पे बना दिया। यहां पे जितनी बातें मैंने कही उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। अपने फिगर को देखकर मुझे पता लग रहा है ट्रेपीजियम है, और सर ने गोल्डन रूल सिखाया था कि जहां कोई ट्रेपीजियम दिखे तो डायगोनल बना के सोचो, क्योंकि डायगोनल बनाने के बाद आपका एनालिसिस ज्यादा आसान हो जाएगा। अब डायगोनल तो दो भी बना सकते थे सर, एक ही क्यों बनाया? तो सबसे पहले एक पे सोचो, अगर एक से काम नहीं होता है तब दो पे जाना। तो सबसे पहले एक डायगोनल बना के सोचो। अब एक डायगोनल आप ए और सी को ज्वाइन करके भी बना सकते हो, आप बी और डी को भी ज्वाइन करके बना सकते हो। तो आपकी मर्जी है आप किसको ज्वाइन करके बनाना चाहते हो। किसी को भी ज्वाइन करके बनाओगे फर्क नहीं पड़ेगा सर, दोनों ही रास्ते से बनेगा। तो मान लो रैंडमली मैंने ए और सी को ज्वाइन कर दिया, और जैसे ही मैंने अपने एक डायगोनल को ज्वाइन किया तुरंत वो जो 3 पॉइंट रूल का एक पॉइंट मिसिंग था वो मुझे दिखने लगा। तुरंत मुझे अपने फिगर में छिपे हुए ट्रायंगल भी दिखने लगे सर। अब मुझे अपने फिगर में क्लियरली स्पॉट हो रहा है कि एक ये छोटा ट्रायंगल, एक ये छोटा ट्रायंगल, एक ये बड़ा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल। तो कुल मिला के 4 ट्रायंगल अब मुझे फिगर में बहुत अच्छे से स्पॉट हो रहे हैं। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तक जो हमने प्रूव वाले सवाल किए ना सर, उसके एक्सपीरियंस से मैं एक और चीज कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? कि यूजुअली जब हम ट्रायंगल को सिलेक्ट करते हैं ना, तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल सेलेक्ट हो। अभी तक एक बार भी हमने ऑब्जर्व नहीं किया कि छोटे वाले ट्रायंगल मेरे सेलेक्ट हुए। तो एक और छोटा सा पॉइंट ऑब्जर्व हुआ है कि अभी तक जितने सवाल बनाए हैं जहां पे भी ट्रायंगल सिलेक्शन की बात हुई है, वहां पे हमेशा हमने देखा कि जो बड़े वाले ट्रायंगल होते हैं ना सर, वही बड़े वाले ट्रायंगल सेलेक्ट होते हैं, उन्हीं के सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों सर? क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ही मुझे दिखता है कि पैरेलल लाइन का सेट भी बना सकते हैं, और इस तरीके से बना सकते हैं कि उन पैरेलल लाइन में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का साइड बन जाए सर। अब इस बात को दिमाग में रखते हुए जब अपने फिगर को देख रहे हैं सर, तो मैं अपने फिगर में 2 बड़े ट्रायंगल स्पॉट कर पा रहा हूं, जिसको यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। तो ध्यान से देखना, एक तो ये वाला बड़ा ट्रायंगल मैं स्पॉट कर पा रहा हूं सर, और दूसरा यहां पे ये वाला बड़ा ट्रायंगल मैं स्पॉट कर पा रहा हूं सर। तो मेनली अपने डायग्राम में 2 बड़े ट्रायंगल मैं स्पॉट कर पा रहा हूं। तो जब ये रूल सीख लिया है कि बड़े ट्रायंगल के सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, तो बड़े ट्रायंगल पे ही पहले सोच लेते हैं सर, टाइम थोड़ा बचाते हैं। तो अपने बड़े ट्रायंगल में सोचेंगे सर कि जितनी कंडीशन चाहिए वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं फुलफिल हो रही है। तो सबसे पहले अगर मैं अपने पर्पल वाले ट्रायंगल की बात करूं सर, तो पर्पल वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे अपने पैरेलल लाइन का सेट दिख रहा है। तो ट्रायंगल के अंदर में पैरेलल लाइन का सेट है, और इस तरीके से है कि उन पैरेलल लाइन में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का एक साइड है। तो यहां तो दोनों कंडीशन सिलेक्शन की सेटिस्फाई हो रही है सर। दूसरे वाले ट्रायंगल को देखते हैं। और जब दूसरे वाले ट्रायंगल में भी जा रहे हैं सर, तो यहां पे भी दिख रहा है कि ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन का सेट है, और ये पैरेलल लाइन का सेट इस तरीके से है कि इन पैरेलल लाइन में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का साइड भी बन जा रही है। यानी कि यहां पे भी इस बड़े ट्रायंगल में भी मुझे दिख रहा है सर कि मेरे पास यहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि दोनों ट्रायंगल के अंदर मुझे अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख गई।
और देखो आपको पार्ट क्या क्या कंसीडर करना था अपने प्रूफ में। तो ये प्रूफ बोल रहा है कि आपको एई एडी की जरूरत है सर, एई आपको ईडी की जरूरत है, और यहां से बीएफएफसी की जरूरत है, यहां से बीएफएफसी की जरूरत है। यानी कि अब आपको यहां पे देख के समझ में आ रहा है सर कि यहां पे प्रूफ डैट में आपके पर्पल वाले ट्रायंगल का पार्ट और आपके रेड वाले ट्रायंगल के पार्ट को आपस में कोरिलेट किया गया है। तो अभी तक जितने सवाल बनाए हैं वहां के एक्सपीरियंस से हमें यह भी पता है कि दो ट्रायंगल के पार्ट तभी रिलेट हो पाते हैं जब हमें यह ऑब्जर्व होता है कि दोनों ट्रायंगल में कोई ना कोई साइड कॉमन हो सर। तो क्या यहां पे भी दोनों ट्रायंगल में कोई साइड कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है सर, दिख रहा है मुझे क्लियरली। यहां पे दिख रहा है कि मैं अपने पर्पल वाले ट्रायंगल की बात करूं या फिर मैं अपने रेड वाले ट्रायंगल की बात करूं, दोनों ही ट्रायंगल में मेरा ये जो साइड एसी है सर, ये साइड कॉमन है। और कॉमन साइड में ही ऐसा होता है कि एक ट्रायंगल का एक पार्ट और दूसरे ट्रायंगल का दूसरा पार्ट आपस में कोरिलेट होता है, क्योंकि मुझे पता है सर कि जब मैं अपने दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो उस थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में, दोनों ही रिजल्ट में ये वाला पोर्शन आएगा। तो जब दोनों ही रिजल्ट में ये वाला पोर्शन आ रहा है तो क्या मैं इनडायरेक्टली इन पोर्शन को कोरिलेट नहीं कर सकता? क्या बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पे पूरा फंडा मेरे आंखों के सामने है, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि किस तरीके से सवाल में यहां पे प्रोसीड करना है सर। तो यहां पे आप प्रोसीड करना स्टार्ट करो तो ध्यान से सुनना। अब इस पार्ट को देख के मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि मुझे अपने दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट यूज करना है। इन पार्ट को देखकर मुझे यह भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर। तो फटाफट पूरी कहानी बनाओ। तो मान लो सबसे पहले अपने पर्पल वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल का क्या नाम है? मान लो नाम दे देते हैं ट्रायंगल एडीसी। तो इन ट्रायंगल एडीसी, अब ट्रायंगल एडीसी में पैरेलल क्या है तो ध्यान से सुनना। यहां पे ये आपका जो ट्रायंगल एडीसी है सर, अब देखो ये पॉइंट आप कुछ मान लो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर इसको कुछ मान लो इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया। तो इस ट्रायंगल एडीसी में मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैं कह सकता हूं सर ईपी पैरेलल डीसी है, मैं कह सकता हूं सर ईपी पैरेलल डीसी है। अब बड़े ध्यान से सुनना, ईपी पैरेलल डीसी सवाल ने आपको नहीं बताया था, सवाल ने आपको बताया था कि ईएफडीसी के पैरेलल है, सवाल ने आपको बताया था ईएफडीसी के पैरेलल है, ईपीडीसी के पैरेलल है, यह सवाल ने नहीं बताया था। तो चूंकि आपने ये रिजल्ट लिखा है ना, तो यहां पे ब्रैकेट में आपको मेंशन करना जरूरी है सिंस। क्यों आपने लिखा है? क्योंकि ईएफ पैरेलल डीसी है, सिंस ईएफ पैरेलल डीसी है, तो यह बात आपको यहां पे मेंशन करनी जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? क्योंकि यह चीज सवाल ने आपको नहीं बताई है, यह आपने कहां से कंसीडर किया? तो इस रिजल्ट की मदद से आपने यह बात बोली है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई अगर आपको यह बोल दे कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो आप यहां पे यह भी बोल सकते हो कि इन दो लाइनों का मैं कोई सा भी हिस्सा ले लूं, कोई सा भी पोर्शन ले लूं, वो आपस में पैरेलल होंगे। तो सवाल ने आपको यह बड़ी वाली इंफॉर्मेशन दी है, आपने इस छोटी वाली इंफॉर्मेशन का यूज किया है, तो ब्रैकेट में मेंशन करना जरूरी है कि यह क्यों हो रहा है। यह क्लियर है? क्लियर होना चाहिए सर। अब आगे आते हैं। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पे मैं अपने इस पर्पल वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाता हूं। तो ध्यान से सुनना, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं सर एई बाई ईडी, मैं लिख सकता हूं सर एई डिवाइडेड बाई ईडी बराबर यहां पे एपी डिवाइडेड बाई पीसी। क्या लिख सकता हूं? बराबर एपी डिवाइडेड बाई पीसी। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए सर, क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसी तरीके से अपने दूसरे वाले ट्रायंगल पे चलते हैं सर। तो दूसरे वाले ट्रायंगल का मान लो नाम दे देते हैं ट्रायंगल एबीसी। तो यहां पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी में कौन सी पैरेलल लाइनें क्रिएट हो रही हैं सर? तो यहां पे जो आपने पॉइंट पी माना है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं सर पीएफ पैरेलल एबी, मैं कह सकता हूं सर पीएफ पैरेलल एबी, पीएफ पैरेलल एबी। अब देखो पीएफ पैरेलल एबी आपको सवाल ने नहीं बताया था, सवाल ने आपको बताया था ईएफ पैरेलल एबी है। पीएफ पैरेलल एबी आपने कहां से निकाला? तो चूंकि ईएफ पैरेलल एबी था तो वहां से इसका पोर्शन इसके पैरेलल है, यह आपने इस्तेमाल किया। फिर से वही कहानी, तो चूंकि यहां पे आपने इस चीज का यूज किया है तो आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि यह आपने कहां से लिख दिया। यह आपने इसलिए लिख दिया है क्योंकि सवाल ने कहा है कि ईएफ और एबी आपस में पैरेलल है, सिंस ईएफ पैरेलल एबी। अब चूंकि ईएफ एबी पैरेलल है तो आप कह सकते हो इन पैरेलल लाइन का पोर्शन भी आपस में पैरेलल होगा, इसलिए मैंने लिख दिया पीएफ पैरेलल एबी। अब फिर से यहां पे अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर कह लो थेल्स थ्योरम का रिजल्ट यूज करो सर।
तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बात करूं सर, तो मैं लिख सकता हूं BF बाई FC, मैं लिख सकता हूं सर यहां पे BF डिवाइडेड बाई FC बराबर AP डिवाइडेड बाई PC बराबर AP डिवाइडेड बाई PC। तो यहां पे मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को लिख लिया, अपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के रिजल्ट को लिख लिया, और यही मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया सर। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब आप इस तरीके से अपने थेल्स थ्योरम का रिजल्ट बनाओगे तो आपको दोनों रिजल्ट में ये पोर्शन कॉमन दिखेगा, और आपको कॉमन दिख भी रहा है कि AP बाय PC का पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो क्या आप इनडायरेक्टली इसको कोरिलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो सर। आपको दिख रहा है गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, तो आप इनडायरेक्टली लिख सकते हो सर घोड़ा बराबर हाथी लिख लेते हैं। तो यहां पे आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 घोड़ा बराबर हाथी, यानी कि A बाई ED, यानी कि सर A डिवाइडेड बाई ED बराबर यहां पे BF बाई FC बराबर यहां पे सर BF बाई FC। और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, जिसको यहां पे हमने प्रूव करके दिखा दिया सर, हेंस प्रूव्ड। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए सर। फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करो। अब आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है ये मुझे नहीं लगता अब आपको बताने की जरूरत है, आप बहुत अच्छे से अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले गिवन बोलेंगे सर, गिवन में क्या लिखेंगे? तो सिंपल ये इंफॉर्मेशन गिवन में लिख देंगे। उसके बाद टू प्रूव में क्या प्रूव करना है? A बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा सर? कंस्ट्रक्शन। अब यहां पे आपको सवाल को सक्सेसफुली सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ ऐसा बनाना पड़ा है जो पहले नहीं था, उस कंस्ट्रक्शन के बारे में बताओगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ज्वाइन A टू C। क्या लिखोगे? ज्वाइन A टू C। तो कंस्ट्रक्शन भी यहां पे होगा सर। उसके नीचे थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड, उसमें क्या लिखोगे? थेल्स थ्योरम, और ब्रैकेट में थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, और फाइनली प्रूफ में आप ये वाली बात यहां पे बोल दोगे, जहां पे आप यहां पे ब्रैकेट में मेंशन करोगे फ्रॉम थेल्स थ्योरम, और यहां पे भी ब्रैकेट में मेंशन करोगे फ्रॉम थेल्स थ्योरम। फंडा समझ में आया? तो कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको यहां पे बोल के बता दिया। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना आपका होमवर्क रहेगा। और यहां पे आपका एक और होमवर्क रहेगा कि मैंने A और C को ज्वाइन करके बनाया। आपका होमवर्क रहेगा कि आप B और D को ज्वाइन करके बनाओ। आपका होमवर्क रहेगा सर आप B और D को ज्वाइन करके बनाओ। तो ये होमवर्क, ये दोनों होमवर्क आपके इस सवाल से यहां पे बनना चाहिए। फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करो। अब देखो, इस सवाल को, इसी सेम सवाल को, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को आपके बुक ने एक अननेसेसरी मेथड से बनाया है, और उस अननेसेसरी मेथड के अंदर उन्होंने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है, और ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने जो आपको मेथड बताया वो ज्यादा सिंपल मेथड है। तो यहां पे इस अननेसेसरी मेथड को हम डिस्कस नहीं करेंगे जो कि आपके बुक ने यूज किया है। आपको जो मैंने मेथड बताया आप उसी मेथड से एग्जाम में बनाना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक शानदार सवाल, बहुत तगड़ा सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटक जाएंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस सवाल को सक्सेसफुली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब सवाल में क्या क्या इंटरेस्टिंग है सर जिसके कारण यह सवाल इतना डिफिकल्ट बन जाता है, जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां पे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल अपने सवाल को पढ़ लेते हैं और सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं सर। तो अपने पहले नजर में ही मैं देखूं तो सवाल काफी बड़ा दिख रहा है सर। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है लेट x बी एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC if XM XN are drawn parallel to BA and CA meeting CA BA in MN respectively, MN meets BC produced in T, prove that TX square is equal to TB into TC। अब हर बात को यहां ध्यान से सुनना क्योंकि अब हर बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह पर्टिकुलर सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सवाल में एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपको डायग्राम के साथ सवाल देना चाहता है या डायग्राम के बिना सवाल देना चाहता है। प्योरली एग्जामिनर की मर्जी है कि वो सवाल के साथ डायग्राम देना चाहता है या डायग्राम गायब करके आपको सवाल देना चाहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, यानी कि हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह सवाल बिना डायग्राम का आ जाए, यानी कि आपको उस कंडीशन में सवाल को पढ़ने के बाद अपने डायग्राम को पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सवाल पे आगे बात कर पाओगे। तो सवाल में सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखी? तो सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज यह है सर कि यहां पे हो सकता है कि बिना डायग्राम के भी सवाल आ जाए। तो यहां पे हमें सवाल पढ़ के डायग्राम क्रिएट कैसे करना है वो भी आना चाहिए। तो पहले अपने डायग्राम का क्रिएशन सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना सर। तो एक एक करके सवाल की लाइनों को ब्रेक डाउन करते हैं।
सबसे पहली लाइन में कहा जा रहा है कि लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अब ध्यान से सुनना, पहले लाइन में इतना मुझे दिख रहा है सर कि कोई ट्रायंगल एबीसी पे चर्चा हो रही है, तो रैंडमली एक ट्रायंगल एबीसी आप क्रिएट कर लो। तो मान लो रैंडमली मैंने एक ट्रायंगल यहां पे एबीसी क्रिएट कर लिया। अब ट्रायंगल एबीसी में किस वर्टेक्स का नाम आप ए रखना चाहते हो, किसका बी रखना चाहते हो, किसका सी रखना चाहते हो, वो प्योरली आपकी मर्जी है। आप जिस वर्टेक्स का जो नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो यहां पे रैंडमली मैंने अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, और यहां पे हमारा ट्रायंगल एबीसी क्रिएट हो गया है। अब देखो, इसी पहले लाइन के अंदर ट्रायंगल एबीसी में आपको एक और बात बोली जा रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपके ट्रायंगल एबीसी की जो साइड बीसी है, उस साइड बीसी पर एक पॉइंट एक्स है। आपको कहा जा रहा है कि आपके ट्रायंगल एबीसी में जो एक साइड ट्रायंगल की बीसी है, उस साइड बीसी के ऊपर कहीं एक्स है, यह आपको कहा जा रहा है। यहां पे लिखा है क्लियरली, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अब ध्यान से सुनना, क्या कहा जा रहा है कि ट्रायंगल का जो बीसी वाला साइड है सर, इस बीसी साइड के ऊपर कहीं पे एक्स है। अब मुद्दा यह है कि एक्स रखे कहां, तो एक्स की लोकेशन के बारे में यहां पे सवाल ने मुझे कहीं पे भी क्लियर नहीं किया है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन बने जहां पे आपको यह कहा जाए कि साइड के ऊपर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट की लोकेशन आपको एग्जैक्टली बताई नहीं जाए, तो हमेशा याद रखना एक ट्रिक। क्या ट्रिक है? ट्रिक यह है कि आप अपने उस पॉइंट को हमेशा मिड पॉइंट के थोड़ा अगल बगल कंसीडर करोगे। ट्रिक यह है कि आप अपने उस पॉइंट को हमेशा मिड पॉइंट के थोड़ा अगल या बगल कंसीडर करोगे सर। अब चूंकि मुझे अपने एक्स की लोकेशन एग्जैक्ट बताई नहीं गई है, तो ये मेरे बीसी का ऑलमोस्ट मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के आसपास मैं अपने पॉइंट एक्स को बिल्कुल रैंडमली कंसीडर कर लूंगा। तो मान लो यहां कहीं आसपास मैंने पॉइंट एक्स को कंसीडर कर लिया, आपकी मर्जी थी, आप इस साइड भी कंसीडर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, तो ये तो पूरी बात पहले लाइन की हो गई। अभी सिर्फ पहले लाइन का खेल हुआ है, अब आगे की लाइनें देखते हैं सर। अब फिर से ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे की ही लाइन ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे की लाइन में कहा जा रहा है, इफ एक्सएम कॉमा एक्सएन, इफ एक्सएम कॉमा एक्सएन are drawn parallel to BA and CA, are drawn parallel to BA and CA। आगे क्या कहा जा रहा है सर? मीटिंग CA BA in MN रेस्पेक्टिवली, मीटिंग CA BA in MN रेस्पेक्टिवली। तो बड़ा कंफ्यूजन सा स्टेटमेंट है। अब ध्यान से सुनना, तो इस सेकेंड लाइन को पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट तो यह सोचने लगेंगे कि यहां पे इस सवाल के लैंग्वेज ने मुझे यह क्लियर करके नहीं बताया है कि एक्सएम बीए के पैरेलल है या फिर एक्सएम सीए के पैरेलल है। उसी तरीके से यह भी क्लियर करके नहीं बताया है कि एक्सएन बीए के पैरेलल है या फिर एक्सएन सीए के पैरेलल है। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में यह डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको इस लाइन के आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वर्ड रेस्पेक्टिवली दिख रहा है। और रेस्पेक्टिवली की कहानी मैंने आपको सिखाई है कि पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, एंड सो ऑन। अब देखो, तो आपको क्या दिख रहा है सर? तो इस लाइन के अंदर सबसे पहले किसका जिक्र हो रहा है? सबसे पहले एक्सएम का जिक्र हो रहा है, इसके बाद एक्सएन का जिक्र हो रहा है। तो पहले के लिए पहला वाला आएगा, तो एक्सएम कॉमा एक्सएन आर ड्रॉन पैरेलल टू बीए। पहले कौन आया? बीए, बाद में कौन आया? सीए। यानी कि इस स्टेटमेंट से मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि रेस्पेक्टिवली वर्ड के मीनिंग पे जाऊं तो पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। अब मुझे क्लियर हो रहा है कि एक्सएम बीए के पैरेलल है, एक्सएम बीए के पैरेलल है, और इसी तरीके से एक्सएन सीए के पैरेलल है, इसी तरीके से एक्सएन सीए के पैरेलल है। अब मुझे से ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो इतना तो हमने खोज निकाला। अब ध्यान से सुनना, अब ऑब्वियस सी बात है सर, पॉइंट एक्स खोज लिया है, यानी कि ये जो एक्सएम और एक्सएन बनना है ये इसी पॉइंट से बनना। ऑब्वियस सी बात है सर, ये जो एक्सएम और एक्सएन बनना है वो इसी पॉइंट से बनना है। अब ध्यान से सुनना, तो एक्सएम बीए के पैरेलल है। बीए कहां है सर? ये रहा हमारा बीए। तो इसके पैरेलल एक्स से एक लाइन बननी चाहिए। एक्सएम पैरेलल बीए का क्या मतलब है? एक्सएम पैरेलल बीए का मतलब यह है सर कि पॉइंट एक्स से मुझे एक लाइन बनानी है जो कि बीए के पैरेलल होगी। तो ये रही बीए के पैरेलल मान लो लाइन, ठीक है। और ये लाइन का क्या है सर? नाम एक्सएम है। अब देखो, ये एक्सएम यहीं पे खत्म हो जाएगा कि और आगे तक जाएगा? ये कहां क्लियर हुआ है? तो ये आगे क्लियर हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं यहीं तक छोड़ देता हूं।
अब आगे देखो, आगे क्या कहा जा रहा है कि एक्सएन सीए के पैरेलल है। तो अगेन आपको एक्स से एक लाइन बनानी है जो कि सीए के पैरेलल हो। अगेन आपको एक्स से एक लाइन बनानी है सर जो कि सीए के पैरेलल हो। अब ये रहा सर सीए, ये रहा हमारा पॉइंट एक्स। अब इससे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सीए के पैरेलल हो, तो ड्रॉ कर ली। अब अगेन अभी फिलहाल मुझे इतनी दूर तक में ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये और आगे तक जाएगा एक्सएन या फिर यहीं तक रुक जाएगा। ये आगे जाके क्लियर हुआ, आगे जाके मुझे बताया गया है कि ये इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि मीट कर रहा है ये सीए को एम पे और बीए को एन पे। क्यों? रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है। पहले कौन आया? पहले सीए आया है, तो सीए के लिए पहले आने वाला पॉइंट कौन है? एम है, यानी कि सीए को एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये रहा सीए, सीए को एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है कौन? एक्सएम। तो अब मुझे क्लियर हो गया है कि एक्सएम एक्चुअली कितना बड़ा है, क्योंकि मुझे बता दिया गया है कि आपका एक्सएम जो है वो एक्स से शुरू हो रहा है, सीए तक जा रहा है और सीओ को पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा। अब मुझे जाके ये क्लियर हुआ। इसी तरीके से आगे आपको कहा गया है कि ये जो एक्सएन ड्रॉ किया है आपने, ये एक्सएन इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि ये बीए को एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्यों? दूसरे के लिए दूसरा वाला। तो ये एक्सएन इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि ये बीए को एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी हमने यहां पे बना दिया। अब मुझे यहां पे क्लियर है कि एक्सएन कितना बड़ा है, कहां तक बनाया जाएगा। तो यहां तक का हमारा काम हो गया सर। अब जाके आपका डायग्राम का इतना हिस्सा कंप्लीट हुआ है। अब देखो आगे का हिस्सा क्या है। अब यहां पे जब हम आगे के हिस्से में आएंगे सर, तो यहां पे लिखा है Mn मीट्स BC प्रोड्यूस्ड इन T। अब आपको कहा जा रहा है सर कि Mn और BC आपस में मुलाकात कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। Mn कहां है भैया? ये हमारा आपका Mn। अब देखो Mn कहां है, ध्यान से देखना। तो अभी जो आपने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में आपको M दिख रहा है, N दिख रहा है, लेकिन Mn ज्वाइंट नहीं दिख रहा है। तो इस लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि Mn को ज्वाइन करने की जरूरत है, क्योंकि Mn पे बात चल रही है। क्या बात चल रही है सर? तो Mn मीट्स BC प्रोड्यूस्ड इन T। तो कहा जा रहा है कि Mn और BC आपस में मिल रहे हैं, आपस में मुलाकात कर रहे हैं। अब ये Mn है, ये BC है। मुझे अभी तो ये दूर दूर तक आपस में मुलाकात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आपस में मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं भैया? तो प्रोड्यूस करने के बाद मिल रहे हैं। यहां पे क्लियर किया गया है कैसे मिल रहे हैं सर? प्रोड्यूस करने के बाद मिल रहे हैं। और देखो यहां पे Mn मीट्स BC प्रोड्यूस्ड इन T। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पे जो मैं अपने साइड्स को प्रोड्यूस करूंगा वो किस तरफ करूंगा? मैं अपने Mn को इधर प्रोड्यूस करूं, BC को इधर प्रोड्यूस करूं, तब ये मिलेंगे। मैं अपने Mn को इधर प्रोड्यूस करूं, BC को इधर प्रोड्यूस करूं, तब ये मिलेंगे। मैं अपने Mn को इधर प्रोड्यूस करूं, BC को इधर प्रोड्यूस करूं, तब ये मिलेंगे। तो बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन में ये मिलने वाले हैं? तो आप तुरंत कहोगे सर अगर आप Mn को इधर प्रोड्यूस करोगे, BC को इधर प्रोड्यूस करोगे, तो दूर दूर तक मुलाकात नहीं होगी, यानी ये कॉम्बिनेशन गलत है। अगर आप Mn को इधर प्रोड्यूस करोगे, BC को इधर प्रोड्यूस करोगे, तो भी मुलाकात नहीं होगी। आप Mn को इधर प्रोड्यूस करोगे, BC को इधर प्रोड्यूस करोगे, तो भी मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात कब दिख रही है? मुलाकात तब दिख रही है सर जब Mn भी इस तरफ लेफ्ट साइड प्रोड्यूस हो रहा है आपके फिगर के हिसाब से, और आपका BC भी लेफ्ट साइड प्रोड्यूस हो रहा है आपके फिगर के हिसाब से। अब जाके ये मिलते हुए दिख रहे हैं सर। कहां पे मिल रहे हैं? तो लोकेशन बताई गई है एट पॉइंट T, यानी कि ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट क्या है? T है। बन गया क्या फिगर? चेक करो यहां पे। अब आपको यहां पे फिगर बनता हुआ दिख रहा है। तो देखा कितना तगड़ा सवाल है। पहली जिद्दोजहद तो आपको यह करनी है कि सवाल अगर बस दे दिया जाए, फिगर ना दिया जाए, तो फिगर को ड्रॉ कैसे करना है। तो अब तो जाके आपने फिगर ड्रॉ करना सीखा है, तो इस ड्राइंग में किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। यह पहला पॉइंट क्लियर हुआ सर। अब सवाल के सॉल्यूशन पे आते हैं, तो ध्यान से सुनना सर। अब यहां पे सवाल के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन के तौर पे तो बहुत सारी चीजें हैं। काम की मेन चीजें क्या हैं सर? तो मेन चीजों में सबसे पहले हम अपने पैरेलल लाइन को खोजने की कोशिश करते हैं, और कौन किसके पैरेलल है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे पता है सर कि मेरा जो एक्सएम है वो आपके बीए के पैरेलल है। तो ये रहा एक्सएम और ये रहा आपका बीए। तो एक्सएम बीए के पैरेलल है, उसको हमने अपने डायग्राम में हाईलाइट कर दिया। आगे क्या कहा जा रहा है सर? आगे मुझे कहा जा रहा था कि एक्सएन जो है वो सीए के पैरेलल है। एक्सएन जो है सर वो सीए के पैरेलल है, तो इसको भी हमने यहां पे अपने डायग्राम में क्या किया है? हाईलाइट कर लिया सर। तो जो मेन इंफॉर्मेशन थी ना पैरेलल वाली, उसको अपने डायग्राम में हाईलाइट कर लिया। अब आते हैं मुद्दे पे कि अगर यह सवाल बिना टाइटल का आता तो आप समझ पाते क्या कि यहां पे मुझे थेल्स थ्योरम लगाना है। तो अब यहां पे फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना।
तो इस चीज को चेक करने के लिए नॉर्मली मैंने आपको क्या सिखाया है, या तो आप 3 पॉइंट रूल का इस्तेमाल करो या फिर आप अपने प्रूफ डैट को देखो। मैंने आपको यह सिखा दिया था लास्ट सवाल में, या तो आप अपने 3 पॉइंट रूल का इस्तेमाल करो या फिर आप अपने प्रूफ डैट को देखो। तो 3 पॉइंट रूल का इस्तेमाल करोगे तो आपको दिख रहा है सर कि सवाल में पैरेलल लाइन की कहानी चल रही है, हमारे फिगर के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं और सवाल की लैंग्वेज इस तरीके से है कि यहां पे लास्ट में, अब ध्यान देना, साइड के लेंथ के टर्म में काम चल रहा है। यहां पे साइड के लेंथ के टर्म में काम चल रहा है। आप कहोगे सर साइड का रेशियो तो नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो रेशियो भी छिपा हुआ है। कैसे, थोड़ी देर में सीखेंगे। अभी फिलहाल क्या दिख रहा है, साइड के लेंथ के टर्म में काम चल रहा है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, आप यहां पे शॉर्टकट से भी देख सकते थे कि यहां पे आपको 3 पॉइंट रूल की कोई जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट से भी देख सकते थे कि यहां पे मुझे थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है कि नहीं है सर। यहां पे मुझे प्रूफ डैट में दिख रहा है सर कि ये लिखा है टीएक्स का स्क्वायर बराबर टीबी इंटू टीसी। बड़े ध्यान से देखना, टीएक्स का स्क्वायर बराबर टीबी इंटू टीसी। बहुत ध्यान से देखना सर, टीएक्स के स्क्वायर को क्या मैं टीएक्स इंटू टीएक्स नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, टीबी इंटू टीसी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो अपने आप रेशियो निकल कर आ जाएगा। मान लो यहां पे टीबी या टीसी में से किसी एक को मैं इधर बुला लेता हूं, टीएक्स को उस तरफ भेज देता हूं, तो एक टीएक्स पहले से है, एक टीएक्स आपका उधर चला गया है। उधर टीबी या टीसी में से किसी एक को बगल में बुला लो, तो मान लो मैं टीबी को बगल में बुलाता हूं, तो ये टीबी इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा सर। बराबर क्या बचा रह गया, टीसी बचा रह गया। और एक टीएक्स इस तरफ चला गया है सर, तो डिनोमिनेटर में चला गया। तो क्या दिख रहा है, ये जो मेरे पास साइड के लेंथ के टर्म में कुछ प्रूव करना है ना सर, उसको थोड़ा सा मैं सोचूं तो मुझे दिख रहा है कि वो अल्टीमेटली साइड के रेशियो के टर्म में सेट हो जा रहा है। तो इस सवाल में मुझे 3 पॉइंट रूल भी लगता हुआ दिख रहा है, या फिर आप शॉर्टकट से भी देखोगे तो आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट आर्ग्यू करेंगे सर कि आपने टीएक्स बाई टीबी बनाया, क्या आप टीएक्स बाई टीसी नहीं बना सकते थे? आप बिल्कुल बना सकते थे। आप चाहे तो यहां पे रिलेशन टीएक्स बाई टीसी बराबर यहां पे आपका टीबी डिवाइडेड बाई टीएक्स का भी बना के सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी वे में रेशियो बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लियर है? अब आगे आते हैं सर। अब जब एक बार मुझे यह क्लियर हो गया है कि इनडायरेक्टली यहां पे क्या प्रूफ करने के लिए दिया गया है सर, क्योंकि डायरेक्टली आपको नहीं कुछ बताया गया, आपको जो भी प्रूफ करने के लिए दिया गया है वो इनडायरेक्टली प्रूफ करने के लिए दिया गया है। क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको यहीं पे साइड में लिख लेते हैं सर। तो रिजल्ट आ रहा है मेरा टीएक्स डिवाइडेड बाई टीबी बराबर इस तरफ टीसी डिवाइडेड बाई टीएक्स। ये क्लियर हुआ? अब देखो, तो जब यह समझ में आ गया है कि थेल्स थ्योरम लगाना है और मुझे यह भी दिख रहा है कि 2 पैरेलल लाइन के सेट हैं, तो एक हिंट मिलता है कि यहां पे जरूर 2 ट्रायंगल्स को खोजना पड़ेगा, क्योंकि हर ट्रायंगल के लिए एक पैरेलल लाइन का सेट होगा, यानी कि 2 बार थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है, ट्रायंगल तो बहुत सारे दिख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करूं? तो जो 2 पॉइंट आपको मैंने बताए थे वो 2 पॉइंट हमेशा ट्रायंगल के सिलेक्शन में याद रखना, और उस सिलेक्शन के शॉर्टकट को भी याद रखना। शॉर्टकट क्या कहता है कि ज्यादा चांसेस यही होते हैं सिलेक्शन में कि जो आपके डायग्राम में बड़े बड़े ट्रायंगल्स होते हैं ना, वही बड़े बड़े ट्रायंगल सेलेक्ट होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि छोटे ट्रायंगल कभी किसी कदार सेलेक्ट होंगे। ज्यादा हाई चांसेस क्या है, बड़े ट्रायंगल के सिलेक्शन के। अब देखो, तो रूल ये कहता है सर कि आपको इस तरीके का ट्रायंगल सेलेक्ट करना है कि आपके पैरेलल लाइन उस ट्रायंगल के अंदर आ जाए, सच दैट उन पैरेलल लाइन में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का एक साइड भी बनना चाहिए। अब इस रूल को दिमाग में रखते हुए अपने ट्रायंगल को यहां पे सोचने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनना, चीजें अभी बस इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। ध्यान से देखना, कितना प्यारा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से। मान लो मैं अपने ट्रायंगल एबीसी को ही सिलेक्ट करता हूं, तो ट्रायंगल एबीसी को सिलेक्ट करूंगा सर यहां पे। तो ध्यान देना, अपने ब्लू वाले पैरेलल लाइन के लिए मुझे दिख रहा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि मेरे पैरेलल लाइन का सेट मेरे ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और इस तरीके से अंदर आ रहा है कि आपका 2 पैरेलल लाइन में से जो एक लाइन है वो मेरे ट्रायंगल का एक साइड का पार्ट भी बन रहा है सर। तो इस ट्रायंगल के सिलेक्शन में मुझे दोनों बातें होती हुई दिख रही है। रेड वाले के लिए देखें तो क्या दिख रहा है सर, अगेन अगर मैं अपने रेड वाले के लिए देखूंगा तो यहां पे भी मुझे दिख रहा है कि अगर मैं अपनी इसी पर्पल ट्रायंगल एबीसी को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे भी ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन है, सच दैट उन पैरेलल लाइन में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का एक साइड बन रहा है।
तो एक ही ट्रायंगल एबीसी में दोनों कहानी होती हुई दिख रही है। तो अगर एक ही ट्रायंगल एबीसी में दोनों कहानी होती हुई दिख रही है तो क्या बस इसी ट्रायंगल से मेरा काम हो जाएगा? अभी इस बात को होल्ड पे रखते हैं कि चलो एक कंडीशन मुझे मिल गई, और कोई सिचुएशन बन सकती है ट्रायंगल की, तो और भी सिचुएशन बन रही है। तो फिर से ध्यान से सुनना सर। अब देखो क्या सिचुएशन बन रही है। यहां पे अगर मैं अपने फर्दर सिचुएशन की बात करूंगा तो एक और सिचुएशन में मुझे यह दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना सर, एक और सिचुएशन में मुझे यह दिख रहा है सर कि अगर मैं अपना एक ट्रायंगल बड़ा वाला ये सिलेक्ट करता हूं, कौन सा कलर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहां पे, कि एक मैं अपना ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल अगर सिलेक्ट कर लूं सर, तो इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन का सेट आ रहा है सच दैट उन पैरेलल लाइन में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का एक साइड भी बन रही है। तो एक और ट्रायंगल के सिलेक्शन में यह कहानी मुझे दिख रही है, और मैं एक और ट्रायंगल भी यहां पे देख पा रहा हूं। मैं यहां पे एक और ट्रायंगल की बात कर सकता हूं सर। यहां पे मुझे यह भी दिख रहा है, ग्रीन कलर ले लेते हैं, कि अगर मैं अपना ये वाला ग्रीन ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं सर, तो इस ट्रायंगल में भी मुझे दिख रहा है कि ये जो दो लाइनें हैं ये ट्रायंगल के अंदर आपस में पैरेलल है सच दैट उन दो लाइन में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का एक साइड बन रही है। तो कुल मिला के 3 ट्रायंगल वर्क करने के लिए मुझे मिल रहा है। अब मुद्दा यह है कि तीनों ट्रायंगल में हमारे ट्रायंगल की चॉइस क्या क्या रहने वाली है। अब इस कंफ्यूजन में अटके हैं, और इस कंफ्यूजन से निकालेगा कौन? निकालेगा आपका प्रूफ डैट। अब प्रूफ डैट में देखो कौन कौन से पार्ट पे बात चल रही है। तो प्रूफ डैट को मैं देखूं सर तो टीएक्स टीबी की बात चल रही है, टीएक्स टीबी की बात चल रही है सर, और किस पे बात चल रही है? टीसी टीएक्स पे बात चल रही है सर, टीसी और आपके फिर से टीएक्स पे बात चल रही है सर। तो जिन पार्ट्स पे बात चल रही है उसको मैंने यहां पे हाईलाइट किया। अब जैसे ही मैंने इन पार्ट्स को हाईलाइट किया तो यहां पे एक चीज तो मुझे बहुत प्रॉपरली ऑब्जर्व हो गई। क्या ऑब्जर्व हो गया सर? बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक चीज मुझे प्रॉपरली यह ऑब्जर्व हो रही है कि कभी भी इस पर्पल वाले ट्रायंगल एबीसी को कंसीडर करने पे टीबी टीएक्स की तो बात हो ही नहीं सकती, ना ही टीसी की हो सकती है, क्योंकि ये जो पॉइंट टी है ये आपके इस कंसीडर ट्रायंगल के बाहर है। तो इतना तो कंफर्म है सर कि यहां पे जो आपके थेल्स थ्योरम से रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कभी भी इस ट्रायंगल की मदद से तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो मुझे पार्ट लेने के लिए कहा जा रहा है वो पार्ट इस ट्रायंगल के बाहर है। तो इतना कंफर्म है सर ये ट्रायंगल लेने से काम नहीं होगा, ट्रायंगल रिजेक्टेड। तो 3 पॉसिबिलिटी में से जो एक पॉसिबिलिटी थी वो तो रिजेक्ट हो गई सर। अब जो पॉसिबिलिटी बची है उस पर सोचते हैं। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? टीएक्स टीबी का काम है, तो सिर्फ टीएक्स और टीबी को यहां पे हाईलाइट करो, सिर्फ टीएक्स और टीबी को हाईलाइट करो। देखो आपने जैसे ही अपने प्रूफ डैट के एक पोर्शन को यहां पे हाईलाइट किया तो इस एक पोर्शन के अंदर आपको दिख रहा है सर कि अगर आप अपना ग्रीन वाला ट्रायंगल के अंदर थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लगाओगे तो आपकी ये जो रेशियो की बात हो रही है टीबी और टीएक्स वो निकल कर आ जाएगा सर। यहां पे अब तुरंत मुझे ऑब्जर्व हो रहा है इस एक रेशियो की मदद से, किस एक रेशियो के जो पार्ट्स हैं इन पार्ट्स के लिए हमें अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे और वहां पे थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो इन पार्ट की बात हमारे रेशियो में हो जाएगी। और थेल्स थ्योरम का रिजल्ट ग्रीन वाले ट्रायंगल में कैसे लिखना है यह भी मुझे यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्योंकि रेशियो में टीएक्स बाई टीबी की बात हो रही है, यानी कि एक बड़ा पोर्शन लेना पड़ेगा, एक छोटा पोर्शन लेना पड़ेगा। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए सर। तो अब मेरी बात फिर से अब ध्यान से सुनते जाना सर। तो एक पोर्शन के लिए मुझे अपना ट्रायंगल मिल गया है। क्या मिला है सर? तो ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है सर कि ये इसके पैरेलल है, यानी कि बी एन पैरेलल टू एम एक्स, यानी कि सर कुछ बी एन पैरेलल टू आपका एम एक्स है। क्लियर है? आगे अब यहां पे अगर मैं अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाऊं तो रिक्वायरमेंट है टीएक्स डिवाइडेड बाय टीबी की। टीएक्स बाय टीबी किसके बराबर हो जाएगा सर? तो बड़ा बाई छोटा। तो कंपैरिजन में ग्रीन वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं सर टीएम डिवाइडेड बाय टीएन। तो इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? टीएक्स बाय टीबी के यहां पे साइड में क्या लिख देंगे? टीएम डिवाइडेड बाय टीएन। क्या लिख देंगे सर? टीएम डिवाइडेड बाय टीएन। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर।
तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अपना थेल्स थ्योरम का रिजल्ट यहां पे यूज कर लिया। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो फिर से ध्यान से सुनना। अगला पोर्शन क्या है सर? तो अगला पोर्शन है टीसी बाई टीएक्स का। अब ये पोर्शन को ढूंढो कहां है सर? तो ये रहा मेरा टीसी और ये रहा मेरा टीएक्स। अब अपने पोर्शन को देख के मुझे समझ में आ रहा है सर कि इस पोर्शन के लिए मुझे अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तभी मैं इन पोर्शन की बात कर सकता हूं थेल्स थ्योरम की मदद से। और इसमें ऑरेंज वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम कैसे लगाना है वो भी मुझे इस रिक्वायरमेंट को देखकर क्लियर हो रहा है। तो अब अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात करेंगे सर। तो यहां पे अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में रिक्वायरमेंट के हिसाब से थेल्स थ्योरम लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं टीसी बाई टीएक्स। टीसी बाई टीएक्स बराबर क्या लिख सकता हूं सर? टीसी बाई टीएक्स, बड़ा बाई छोटा, क्या हो जाएगा सर? ऑरेंज वाले ट्रायंगल में देखो टीएम बाई टीएन हो जाएगा, यहां पे भी टीएम बाई टीएन हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से थेल्स थ्योरम लगाया, अगेन रिजल्ट सामने। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनना। इन पार्ट्स को देख के पता लग रहा है सर कि एक साइड का जो पोर्शन है वो ग्रीन वाले ट्रायंगल में है, एक साइड का जो पोर्शन है वो ऑरेंज वाले ट्रायंगल में है, और दो अलग अलग पोर्शन ट्रायंगल के कोरिलेट हो रहे हैं। तो अभी तक जो हम सवाल करते आ रहे हैं वहां सब हम सीख चुके हैं कि कभी भी दो अलग अलग ट्रायंगल के पोर्शन आपस में कोरिलेट हो जाते हैं। ऐसा तभी होता है अगर दोनों ट्रायंगल में कोई ना कोई साइड कॉमन हो, क्योंकि जब कोई साइड कॉमन हो जाती है तो वहां से आने वाला पार्ट मुझे दोनों के थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में दिखता है, जिससे हम इनडायरेक्टली कोरिलेट करके अपना रिलेशन बना सकते हैं। और मुझे दिख भी रहा है कि मैं अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करूं या फिर मैं अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात करूं, दोनों में ही ये जो साइड टीएम है सर ये कॉमन है। और मुझे ये चीज ऑब्जर्व भी हो रही है कि चूंकि ये साइड टीएम कॉमन है, इसी वजह से इस साइड का जो पोर्शन है ये दोनों के थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में मुझे दिख रहा है। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं नहीं कह सकता गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, यानी कि इनडायरेक्टली घोड़ा बराबर हाथी? बिल्कुल कह सकता हूं सर। लिखो इनडायरेक्टली। जैसे इनडायरेक्टली लिखेंगे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टीएक्स डिवाइडेड बाई टीवी बराबर टीसी डिवाइडेड बाई टीएक्स। समझने में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सर। और आ गया हमारा रिजल्ट। यही तो रिजल्ट चाहिए था, क्योंकि अब यहां पे दिख रहा है सर, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आप लिख सकते हो टीएक्स इंटू टीएक्स, यानी कि टीएक्स का स्क्वायर बराबर टीबी इंटू टीसी बराबर टीबी इंटू टीसी। और यही चीज मुझे क्या करना था? प्रूव करना था सर। कर दिया यहां पे प्रूव। धांसू सवाल, बहुत तगड़ा सवाल। और इस सवाल में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने अटकते हुए देखा है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी वजह से इस सवाल को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस सवाल में एग्जामिनर आपके साथ कई तरीके से खेल सकता है। सबसे पहले उसकी मर्जी होगी, वो हो सकता है डायग्राम ही ना दे। तो अब आप ये भी सीख चुके हो कि डायग्राम नहीं भी देगा तो डायग्राम बनाना कैसे। तो डायग्राम बनाना सीख लिया आपने, और एक बार डायग्राम बनाना सीख लिया तो एक चीज तो हमने सीख ली। अब उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करने की कहानी। तो सवाल को सॉल्व करने की भी पूरी कहानी यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यह सवाल सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पे अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, यह प्रॉपर तरीका लिखने का, प्रेजेंटेशन का आपका होमवर्क रहेगा। तो हर चीज मैंने आपको यहां पे समझा दी है, आप खुद से लिख सकते हो। तो आप उसको अब अपनी कॉपी पे लिखोगे। क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ा, बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और इस सवाल में भी बहुत सारे स्टूडेंट अटक सकते हैं, क्योंकि सवाल में अगेन सीखने लायक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब क्या क्या इंटरेस्टिंग है जब हम सोल्यूशन देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से बात को सुनना सर। सवाल कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC एंड DP when produced meets AB produced at L. Prove that this and this. अब देखो यह सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल में भी एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपको सवाल के साथ डायग्राम देना चाहता है कि डायग्राम नहीं देना चाहता है। वो अगर चाहे तो इस सवाल के साथ आपको डायग्राम नहीं भी दे सकता है। तो सवाल पढ़ के डायग्राम कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनना सर। तो अपने सवाल को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं।
सबसे पहला पार्ट कॉमा तक ले लेते हैं सर। क्या लिखा है यहां पे? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो आप एक पैरेललोग्राम को यहां पे ड्रॉ कर लो। तो आप पैरेललोग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हो प्योरली आपकी मर्जी है। मैंने ऐसे ड्रॉ किया, आप चाहो तो ऐसे भी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ड्रॉ करके देख लेना, कैसे भी ड्रॉ करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। तो मान लो रैंडमली मैंने यहां पे अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब पैरेललोग्राम का नाम क्या रखना है? नाम रखना है एबीसीडी। अब याद रखना मैंने आपको साइक्लिक ऑर्डर नाम का सिखाया था। अब नाम एबीसीडी रखना है तो इसका यह मतलब नहीं है कहीं ए बोल दिया, कहीं बी बोल दिया, कहीं सी बोल दिया, कहीं डी बोल दिया। मैंने आपको हमेशा सिखाया कि अपने फिगर में जो नॉमेनक्लेचर करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, या तो आपका क्लॉकवाइज ऑर्डर चले या एंटी क्लॉकवाइज चले। अभी जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो ऑर्डर सही है क्या? तुरंत कहोगे सर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए पे मैं अगर क्लॉकवाइज चलूंगा तो सी पे पहुंच रहा हूं, ए पे अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो मैं डी पे पहुंच रहा हूं। जबकि नाम को देख के पता लग रहा है कि ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी, सी के बाद डी आना चाहिए। आपका ये ऑर्डर यहां नाम से सेटिस्फाई होता हुआ नहीं दिख रहा। तो याद रखना ट्रायंगल में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स को जो बोल दो फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर बाय डिफॉल्ट मेंटेन रहता है। लेकिन ट्रायंगल से बड़े साइड वाले किसी भी पॉलीगॉन पे चले जाओगे तो वहां पे नाम के लिखने के ऑर्डर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ऑर्डर ब्रेक ना हो इसका ध्यान देना है सर। तो आपकी मर्जी है, पहला वर्टेक्स से जिसको मानना चाहते हो उसको मान लो। मान लो मैंने नीचे वाले को मान लिया। अब आप साइक्लिक चलो या फिर आप मतलब क्लॉकवाइज चलो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चलो और अपना एबीसीडी नाम डालो। तो मान लो यहां पे मैं सर एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करता हूं। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। अब जाके एबीसीडी बना लिया। आप किसी और ऑर्डर को भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको बाय होमवर्क लिख लेना और करके देख लेना। जब आप करोगे किसी दूसरे तरीके से तो वहां से भी आपके सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना सर। तो हमने इतने पोर्शन से अपना डायग्राम बना दिया। देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। अब इस लाइन को पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि इस पैरेललोग्राम का जो साइड BC है उस साइड BC के ऊपर कोई पॉइंट P है। इसको पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि इस पैरेललोग्राम का जो साइड BC है इस साइड BC के ऊपर कहीं पे पॉइंट P है। अब पॉइंट P एग्जैक्टली कहां है उसकी लोकेशन तो मुझे दी नहीं गई है। क्या सिखाया था? कभी भी ऐसा हो तो मिड पॉइंट के अगल बगल रखना अपने कंसीडर्ड पॉइंट को। तो ये अराउंड मेरा BC का मिड पॉइंट होगा। इसके अगल बगल मान लो थोड़ा सा यहां पे रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रख लिया। क्या है पॉइंट सर? पॉइंट P है। तो इस पॉइंट को यहां पे हमने मार्क कर लिया। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है। एंड DP व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट L। DP व्हेन प्रोड्यूस्ड, DP कहां है भैया? तो मुझे पहले D को P से ज्वाइन करना पड़ेगा। DP बनाने के लिए पहले मुझे D को P से ज्वाइन करना पड़ेगा सर। तो पहले DP क्रिएट करते हैं। तो यहां पे हमने अपने DP को क्रिएट कर लिया। अब क्या कहा जा रहा है? DP व्हेन प्रोड्यूस्ड। अब DP को प्रोड्यूस किया जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है। अब DP इधर भी प्रोड्यूस हो सकता है, DP इधर भी प्रोड्यूस हो सकता है। किधर प्रोड्यूस करना है सवाल आगे पढ़ के समझेंगे। आगे कहा जा रहा है DP व्हेन प्रोड्यूस मीट्स, यानी कि DP प्रोड्यूस होने के बाद मिलन कर रहा है, मिल रहा है। किससे मिल रहा है भैया? तो AB प्रोड्यूस्ड, यानी कि DP प्रोड्यूस होने के बाद AB प्रोड्यूस से मिल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि AB को भी प्रोड्यूस किया गया है। अब मुद्दा यह है कि AB इधर प्रोड्यूस हो रहा है कि AB इधर प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप खुद सोच के बताओ किस कंडीशन में हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, किस कंडीशन में प्रोड्यूस करेंगे, तब जाके DP और AB मिलेंगे। तुरंत कहोगे सर अगर DP को इधर प्रोड्यूस किया, AB को इधर प्रोड्यूस किया, कभी नहीं मिलेंगे। अगर मैंने DP को इधर प्रोड्यूस किया, AB को इधर प्रोड्यूस किया, कभी नहीं मिलेंगे। अगर मैंने DP को इधर प्रोड्यूस किया, AP को इधर प्रोड्यूस किया, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहीं पे अगर मैंने DP और AP दोनों को इस तरह प्रोड्यूस किया अपने फिगर के हिसाब से, यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जैसा फिगर कंसीडर करोगे उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने जो फिगर कंसीडर किया उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं यहां पे इस तरफ अपना प्रोडक्शन करूंगा तब जाके दोनों मिल जाएंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। तो दोनों प्रोड्यूस होने के बाद किस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट के बारे में भी आपको बता दिया गया। आपको बता दिया गया है कि दोनों प्रोड्यूस होने के बाद पॉइंट L पे मिल रहा है, यानी कि ये पॉइंट क्या है सर? पॉइंट L है। बना नहीं क्या फिगर? आपके सामने फिगर बन के तैयार है। क्लियर है? तो ये जो सवाल होते हैं ना बिना फिगर वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं
क्योंकि प्योरली एग्जामिनर की मर्जी है कि वो डायग्राम देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। आपकी अगर उसको हेल्प करनी रहेगी, सवाल को आसान बनाना रहेगा तो डायग्राम के साथ दे देगा, सवाल को आसान नहीं बनाना रहेगा तो डायग्राम नहीं देगा। यानी इस चीज को आप थोड़ा ऐसे सोचो कि मान लो यही एक सवाल बेसिक मैथ में भी देना है, स्टैंडर्ड मैथ में भी देना है, तो जब बेसिक मैथ में इस सवाल को देना रहेगा तो वो डायग्राम बनाकर देगा, लेकिन यहीं पे जब स्टैंडर्ड मैथ में इस सवाल को देना रहेगा तो वो डायग्राम बनाकर आपको नहीं देगा। तो ये फर्क समझना बेसिक मैथ स्टैंडर्ड मैथ का, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक लेक्चर में क्लियर कर दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को ढूंढना, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से आपको बेसिक मैथ स्टैंडर्ड मैथ का फर्क बताया है। अब देखो यहां पे तो डायग्राम बन के तैयार हो गया सर, मतलब लैंग्वेज पढ़ के बड़ी आसानी से सोचकर मैं अपने डायग्राम को बना सकता हूं, और यही डायग्राम मुझे यहां पे दिख रहा है। तो याद रखना, आप जैसी सिचुएशन इमेजिन करोगे उस हिसाब से आपका डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो किसी अलग तरीके से कुछ और टाइप का डायग्राम मारा हो तो हड़बड़ाना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि डायग्राम ऐसा ही दिखे। मैंने ऐसा इसलिए बनाया ताकि यहां के डायग्राम से मैच हो जाए। आप किसी दूसरे तरीके से, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे सोचते हुए भी आगे बढ़ोगे ना, तो अल्टीमेटली जो आपके पास डायग्राम आएगा वो डायग्राम भी सही कंसीडर किया जाएगा। यह बात को याद रखना। क्लियर है? अब आगे चलते हैं सर। तो पहला हर्डल तो पार कर लिया, डायग्राम क्रिएट करना सीख गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। अब यहां पे इंफॉर्मेशन क्या क्या है? तो इंफॉर्मेशन के नाम पर मेनली मुझे यह बताया गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। अब यह सवाल बिना टाइटल का अगर हमसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो क्या हम सोच सकते हैं कि यह थेल्स थ्योरम का सवाल है? तो देखो कैसे सोचेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना सर। तो अगर मैं अपने शॉर्टकट से सोचूं तो शॉर्टकट के हिसाब से मुझे अपने प्रूफ डैट में क्या दिख रहा है सर? मुझे अपने प्रूफ डैट में साइड का रेशियो दिख रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। आप 3 पॉइंट रूल के हिसाब से भी सोच सकते हो। अगर आप 3 पॉइंट रूल लगाओगे तब कैसे सोचोगे सर? तो 3 पॉइंट रूल में मुझे सबसे पहले क्या देखना होता है? पैरेलल की कहानी। अब ध्यान देना, पैरेलल की कहानी यहां पे आपको डायरेक्टली नहीं दिख रही, इनडायरेक्टली दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के अंदर तो पैरेलल साइड होती हैं, मुझे पता है सर कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इनडायरेक्टली आपको बताया गया है कि आपके पास पैरेलल लाइंस की कहानी है। इनडायरेक्टली आपको बताया गया है कि आपके पास पैरेलल लाइन की कहानी है। क्यों? क्योंकि हम अपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पे सीधे सीधे पैरेलल लाइन नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली छुपा के आपको बताया गया है सर। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ट्रायंगल दिखना चाहिए। बिल्कुल दिख रहा है सर ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? सवाल की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वहां पे साइड का लेंथ या फिर साइड के लेंथ के रेशियो के टर्म में बात हो रही हो, वो भी दिख रहा है। तो शॉर्टकट से भी दिख रहा है सर, और 3 पॉइंट रूल से भी पता लग रहा है कि मुझे थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को क्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे आते हैं सर। अब मुद्दा यह है कि थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। ट्रायंगल का सिलेक्शन कौन सा करें? क्योंकि मुझे ट्रायंगल का सिलेक्शन इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है कि मेरे पैरेलल साइड ट्रायंगल के अंदर भी आने चाहिए, और उस ट्रायंगल का एक साइड उन पैरेलल लाइन में से एक भी होना चाहिए। तो इन 2 कंडीशन का हम ध्यान रखते हैं जब भी हम अपने ट्रायंगल को सिलेक्ट करते हैं। और मुझे यह भी शॉर्टकट यहां पे पता है कि यूजुअली हमारे फिगर में जो बड़े ट्रायंगल्स होते हैं ना, वही बड़े ट्रायंगल सिलेक्ट होते हैं। अब आपके फिगर में बड़ा ट्रायंगल कौन दिख रहा है सर? तो आपके फिगर में सबसे बड़ा ट्रायंगल तो आपको यह दिख रहा है। तो एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करने के बाद क्या मेरी कहानी चल रही है सर? तो एक बार चेक करते हैं, यहां पे ध्यान से सुनना। तो ये रहा हमारा सबसे बड़ा ट्रायंगल सर, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी हर बात को। सबसे बड़ा ट्रायंगल यहां पे हमने हाईलाइट कर दिया। अब देखो, अब कहानी चल पा रही है कि नहीं चेक करते हैं। तो मुझे दिख रहा है सर कि मेरे दोनों कंडीशन यहां पे इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करने के बाद सेटिस्फाई हो रही है। कैसे सेटिस्फाई हो रही है सर? तो मुझे दिख रहा है कि मेरे ट्रायंगल के अंदर मेरे पैरेलल लाइन का सेट भी आ गया है, सच दैट इन पैरेलल लाइन में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का साइड भी बन जा रही है। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में जाएंगे, वो कहेंगे कि सर 2 पैरेलल लाइन का सेट है, तो जो नॉर्मल सोचने का तरीका है उस हिसाब से तो 2 ट्रायंगल मिलने चाहिए थे। अब आप खुद सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ कि रेड वाले पैरेलल लाइंस के लिए तो मुझे ट्रायंगल मिल गया, क्या आपको कहीं पे भी यहां पे ब्लू वाले पैरेलल लाइन के लिए ट्रायंगल मिल पा रहा है? जो कंडीशन मैंने आपको बताई है उस कंडीशन के हिसाब से क्या आपको ब्लू वाले पैरेलल लाइन के लिए कोई भी ट्रायंगल दिख रहा है? तुरंत कहोगे सर आपने जो 2 कंडीशन बताई उसके हिसाब से
पैरेलल लाइन जरूर है, लेकिन यहां पे कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं मिल रहा जो कि इन दोनों कंडीशन को ब्लू वाली पैरेलल लाइन के लिए सेटिस्फाई करे। सर हमारा सेटिस्फाई कंडीशन सिर्फ रेड वाले पैरेलल लाइन के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल इतना सोच पा रहे थे, इतना यहां पे रहने दिया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब यहां पे इतना समझ में आ रहा है सर कि एक ट्रायंगल दिख रहा है तो एक थेल्स थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। अब एग्जैक्टली इसी ट्रायंगल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे कंफर्म करेंगे सर? तो इसमें मदद करेगा मेरा प्रूफ डैट। अब देखो प्रूफ डैट में सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, तो प्रूफ डैट में जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स हैं डीपी पीएल डीसी बीएल। ध्यान से देखना, डीपी पीएल, उसके बाद डीसी बीएल, उसके बाद आपका डीसी और बीएल, ये पार्ट्स हैं सर। अब बड़े ध्यान से देखना और चीजों को समझना। अब इन पार्ट्स को देखकर एक अंदाजा मिल रहा है सर कि हां, हमने जो ऑरेंज वाला ट्रायंगल सेलेक्ट किया है उस ट्रायंगल के सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे ट्रायंगल के अंदर मुझे अपने पार्ट्स बहुत अच्छे से दिख रहा है सर, बहुत अच्छे से मैं देख पा रहा हूं। अब ध्यान से सुनना। लेकिन यहां पे ऊट पटांग ये हो रहा है सर कि यहां पे एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट तो मेरे ऑरेंज वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा पार्ट है ना, ये ट्रायंगल के कहीं बाहर चला गया है। जाने दो, भाड़ में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तीन पार्ट दिख रहा है ना, आप तीन पार्ट में ही थेल्स थ्योरम लगाओ। तो इस पार्ट के हिसाब से थेल्स थ्योरम कैसे लगाना है ये सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर होना चाहिए सर। तो अपने बड़े वाले ट्रायंगल में डीएलए की बात करूं सर, तो ट्रायंगल डीएलए में पैरेलल लाइन का सेट क्या है सर? तो बीपी पैरेलल एडी है। क्या है सर? बीपी पैरेलल एडी है। अब यहां पे अगर मैं थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है सर? मेरी रिक्वायरमेंट है डीपी बाय पीएल की, डीपी बाय पीएल की। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं डीपी डिवाइडेड बाय पीएल बराबर डीपी डिवाइडेड बाय पीएल बराबर ए बी बाई बीएल। मैं लिख सकता हूं बराबर यहां पे ए बी डिवाइडेड बाई बीएल। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। जो रिजल्ट सीखा है सर उसी रिजल्ट को यहां पे हमने अप्लाई कर दिया। तो अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा रिजल्ट यूज करना, मैंने रिजल्ट यूज कर दिया। अब इस रिजल्ट में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है सर कि आपको प्रूव करना था डीपी बाय पीएल बराबर डीसी बाय बीएल। तो मुझे डीपी दिख रहा है, मुझे पीएल दिख रहा है, मुझे बीएल भी दिख रहा है, लेकिन यहां पे ए बी नहीं है, यहां पे डीसी है। क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है। इतना देखा सब समझ में आ जाना चाहिए। क्या सर? तो पैरेललोग्राम की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि ये कहती है सर कि अपोजिट साइड तो पैरेलल होते ही होते हैं, साथ साथ इक्वल भी होते हैं। यानी कि अपने पैरेललोग्राम के लिए मैं कह सकता हूं सर कि जो ए बी है वो डीसी के बराबर होगा, जो ए डी है वो बीसी के बराबर होगा। मैं ये भी कह सकता हूं। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं ए बी को डीसी से रिप्लेस नहीं कर सकता? क्या बिल्कुल रिप्लेस कर सकता हूं। तो हो गया, काम हो गया सर। यहां पे मैं अपने लिख दूंगा डीपी बाई पीएल बराबर यहां पे ए बी के बदले डीसी बाई बीएल। ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे? सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फंडा समझ में आया? आना चाहिए सर। तो पहला प्रूफ तो सक्सेसफुली यहां पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, फिर ध्यान से सुनना। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या कहा जा रहा है। यहां पे मुझे जो पोर्शन लेना है सर वो पोर्शन है डीएल बाई डीपी। डीएल बाई डीपी ढूंढो भैया, डीएल डीपी का है। तो ये रहा डीएल, ये रहा डीपी। तो डीएल बाई डीपी बराबर एएल बाई डीसी, एएल बाई डीसी, यानी कि ये वाला साइड। अब इसको देख रहे हैं सर, फिर से मुझे क्या दिख रहा है कि मेरे जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं उन चार पार्ट में से तीन पार्ट तो मुझे ऑरेंज वाले ट्रायंगल में ही दिख रहे हैं, बस एक पार्ट ट्रायंगल के बाहर दिख रहा है। और वो कौन सा पार्ट है? ये डीसी वाला पार्ट है सर। और वहां पे भी अगेन अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पता है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब मैं अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में फिर से थेल्स थ्योरम अप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली चूंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसकी मदद से मैं इस साइड को भी सेट कर लूंगा। अब मुझे यह बहुत अच्छे से क्लियर है सर। अप्लाई करो। तो फिर से अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में रिक्वायरमेंट के हिसाब से थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो मैं लिख सकता हूं सर डीएल बाई डीपी, बड़ा बाई छोटा, डीएल डिवाइडेड बाई डीपी बराबर क्या हो जाएगा सर? बराबर यहां पे हो जाएगा एएल बाई ए बी। क्या हो जाएगा सर? एएल बाई ए बी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पे थेल्स थ्योरम लगा लिया। अब आगे तो इसको जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो डीएल दिख रहा है, डीपी दिख रहा है, मुझे यहां पे सर एएल भी दिख रहा है, बस क्या नहीं दिख रहा है? तो यहां पे डीसी नहीं दिख रहा है, जहां पे आपका ए बी है। नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो। अगेन आपको पता है
अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि सर ए बी डी सी के बराबर होगा। तो यहां पे मैं ए बी को डी सी से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा dl बाई dp बराबर यहां पे al डिवाइडेड बाई ab के बदले dc। लो, दूसरी चीज भी यहां पे प्रूव हो गई जो हमें प्रूव करनी थी। इसको अगेन समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, चीजों को यहां पे फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है चीजें? अब यहां पे लिखने का तरीका मुझे नहीं लगता अब आपको और ज्यादा फर्दर बताने की जरूरत है। तो यहां पे अगेन आपका क्या होमवर्क रहेगा? तो यहां पे आपके दो होमवर्क रहेंगे। पहला होमवर्क तो ये कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सारी चीजें यहां पे लिखना। तो प्रेजेंटेशन का आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो डायग्राम सबसे पहले बनाओगे, उसके नीचे गिवन आएगा। अब गिवन में डाटा के तौर पे क्या दिया है सर? तो गिवन में डाटा के तौर पे बस इतना बताया गया है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। तो गिवन में आप बस इतना लिखोगे, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। आगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? 1 2 करके दोनों लिख देना। उसके नीचे कंस्ट्रक्शन। अब सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ बनाया क्या? ध्यान रखना, तुमने जितना भी बनाया है, सवाल जो जो बोल रहा था वही बनाया है, अलग से सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? नील लिखोगे। थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है सर। आपने अभी सवाल को सॉल्व करने के दौरान देखा कि आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का भी इस्तेमाल किया, उसकी लिखोगे, ब्रैकेट में थ्योरम लिखोगे। आपने एक और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यहां पे इस्तेमाल किया, तो उसको भी मेंशन करोगे, क्या? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस बात को भी नंबर 2 करके थ्योरम्स या फिर फॉर्मूले यूज में लिखोगे। तो मेनली आपने इन दो चीजों का इस्तेमाल किया, उसको वहां पे मेंशन करोगे सर। क्लियर हो गया? उसके नीचे फाइनली प्रूव आएगा आपका। तो लाइन से कहानी चलाते जाओगे, और जब चीजों को रिप्लेस कर रहे हो तो ब्रैकेट में बताना, क्या बताओगे? कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये चीज आप बताओगे, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली पैरेलल नहीं दिया गया है। तो जब आप ट्रायंगल के बारे में बताओगे और ट्रायंगल के नीचे पैरेलल लाइन के बारे में लिखोगे, तो आप ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, सिंस opposite sides of a parallelogram are equal, therefore we can say that AB parallel DC and AD parallel BC। इसी तरीके से जब आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो साइड का, तो जब रिप्लेसमेंट करोगे तो वहां पे भी लिखना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर AB बराबर DC एंड AD बराबर BC। तो यहां पे पूरा आपको हिंट मैंने दे दिया है, कैसे पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन लिखना है। तो प्रेजेंटेशन आपका होमवर्क रहेगा। और आपका एक और होमवर्क रहेगा कि थोड़ा सा अलग अलग तरीके से यहां पे डायग्राम को सोचना, पैरेललोग्राम थोड़ा अलग बनाना, एबीसीडी थोड़ा अलग तरीके से लिखना, वहां से सोचने की कोशिश करना। क्या आप अपने डायग्राम के हिसाब से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो क्या? तो अगर आपने चीजों को यहां पे अच्छे से सीखा है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। तो यह होमवर्क भी यहां पे आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब फाइनली इस पॉइंट पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं कि आज के लेक्चर में जितनी चीजें मैंने आपको समझाई, जितनी चीजें आपको सिखाई, वो क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज। और ये लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हर स्टूडेंट इस लेक्चर को देखेगा।